बरसों पहले एक बहुत बड़ी गलती हुई थी यहाँ। सियासत के दलालों ने जमीन पे लकीर खींच दी और दोनों तरफ के जाहिलों को आजादी मिल गई ये फैसला करने की कि कौन सा गधा तख्त पे बैठेगा। खून खराबा फैलाकर तुम अपनी कौम की कोई मदद नहीं कर रहे गुलफाम, बल्कि तुम्हारा ये कौम की बात करना एक ढोंग है। तुम जैसे लोग किसी के सगे नहीं होते। तुम और ये मिर्ची सेठ, साला जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। रुपयों की लालच में अपने देश को बेचने चला था, हराम ज्यादा। यार ठाकुर, तेरे को कितनी बार बुलाया है पर तू आता ही नहीं है। तो अगर ये हाँ, क्विज होती है तो आई थिंक बच्चा बच्चा बता देता जो पिछले 25-26 साल में फिल्में देख रहा है। पर ऑफ कोर्स ये फेमस लाइन है और शायद मैंने सही भी नहीं कही है। मेरे ख्याल एक आधा वर्ड इसमें मैंने आगे पीछे कर दिया है। पर साहिल, ये है तो सबसे कोटेबल लाइनों में से एक हिंदी फिल्मों की। तुम्हारा भी ये मानना है मेरे ख्याल पिछले 2 डेकेड्स में ये इस लाइन का बिल्कुल काफी इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल साकिब भाई। और खास करके आप जब जब कभी भी किसी से बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो ये इतनी कोटेबल लाइन है कि आप यूज कर सकते हैं किसी के साथ भी। और इट्स लाइक अ आइस ब्रेकर ऑल्सो, कि फिल्म में तो बड़े अलग तरीके से है कि आ, वो एक वो बाला ठाकुर को पकड़ने जा रहा है और उसको वो ये बात कह रहा है। और फिल्म में भी एक तरह की ह्यूमर है जब वो ये बात कहते हैं, पर जब आप रियल लाइफ में भी इसका यूज करेंगे तो मेरे ख्याल से बिल्कुल बहुत कोटेबल लाइन है। और कहीं ना कहीं जिन्होंने भी सरफरोश देखी है ये लाइन तो सबके जहन में होगी, और किसने कही है, किस मोमेंट पे कही है, और हम सब ने कभी ना कभी एक लाइन यूज भी करी है। तो मैं तो बिल्कुल है। बिल्कुल मानता हूँ, हाँ, कि ये कि बहुत ही यादगार एक लाइन है। नहीं, और अ, मेरा भी ये मानना है, जैसे कि तुमने मुझसे पूछा भी था कि ये लाइन बहुत कोटेबल है। और क्योंकि मैंने फिल्म अमेरिका में देखी थी और घर पे देखी थी अपने फादर के साथ या फैमिली के साथ, तो तब मैंने यहाँ पे मेरे इतने इंडियन दोस्त नहीं थे। तो उस टाइम ना हम लोग यहाँ क्रिकेट खेलते थे, तो मैंने ये जो लाइन है पहली बार दोबारा सुनी थी एक कोटेबल लाइन के नजरिए से, जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे 2003 या 4 में। किसी ने बोला था, कोई सुबह हमारा मैच था तो लोग लेट आए, तो किसी ने, क्या ठाकुर इतने फोन किए तो उठाता नहीं है। तो मुझे तो मुझे याद भी नहीं थी लाइन, तो फिर किसी ने, "ओ, आपने देखी नहीं है, सरफरोश की लाइन है।" तो फिर मुझे एहसास हुआ कि हाँ, आई थिंक कई बार ये होता है कि हम जब किसी माहौल में होते हैं, हाँ, फिल्में हिंदुस्तान में अपने, अगर मैं दिल्ली में होता, फिल्में, जैसे मैंने पहले ही बोला, पॉप कल्चर का हिस्सा होती हैं कि हाँ, दीवार वगैरह, अर्जुन, रोजमर्रा, इन फिल्मों के डायलॉग यूज किए जाते हैं। तो सरफरोश मेरी टाइमलाइन में उस टाइम आई थी जब मेरे इतने इंडियन ओरिजिन के दोस्त नहीं थे और मुझे इस मुल्क में आए हुए, अमेरिका में आए हुए कुछ साल ही हुए थे। तो मेरे कजन्स वगैरह थे। पर हाँ, जो आई थिंक तुम्हारा नजरिया है सरफरोश को लेके, और जिस टाइम, आई थिंक मैं तुम्हें देता हूँ उल्टा ये सवाल हर बार, ये मुझे मिलता है कि आप बताएं गर्दिश कैसी थी, ये घायल के टाइम दिल्ली में आपका क्या माहौल था। तो तुम बताओ, 99 में ये सरफरोश आई थी, जॉन मैथ्यू मथन की फिल्म, और आमिर खान ने बाजी में भी पहले ऐसा कैरेक्टर किया था जहां वो पुलिस वाले बने हैं। पर तुम बताओ कितनी कोटेबल लाइन है इस फिल्म की, इस फिल्म का पॉप कल्चर सिग्निफिकेंस क्या है, एक यंग साहिल की टाइमलाइन में सरफरोश की क्या अहमियत है। हाँ। मुझे तो ये फिल्म, मैं अपने जो मेरा नजरिया है, मुझे बहुत पसंद है फिल्म। और इस फिल्म की एक जो खास बात मुझे ये लगती है कि एक सस्पेंस तो है फिल्म में जो आपको फिल्म के दौरान पता चलता है। पर इवन तो आपको ये पता चल जाता है कि फिल्म में क्या होने वाला है, पर ये फिल्म आज भी जब अब मैंने एक हफ्ते पहले भी देखी और उसके पहले भी शायद 100 बार देखी होगी, तो फिल्म की मतलब कुछ भी मुझे फिल्म में फिलर नहीं लगता है। फिल्म के एक एक सीन में इतनी जान मुझे लगती है, जो डायलॉग्स लिखे गए हैं और जिस तरह के सीन क्रिएट किए गए हैं, कि मुझे आज भी उतना ही मजा आता है। कि कुछ फिल्में होती हैं जो आप, हमने पहले भी बात करी कि आपको शायद सेकंड हाफ पसंद आता है, फर्स्ट हाफ नहीं आता है, या फिर कुछ एक 15 मिनट के सीन है जो कि बहुत वजनदार होते हैं। सरफरोश की खास बात मुझे ये लगती है कि शुरू से, आप जब ये फिल्म शुरू होती है उस गाने से, और वो गाना इतना बेहतरीन लिखा गया है, आ, जिंदगी मौत ना बन जाए, और सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ की ने इतना बेहतरीन तरीके से गाया है कि वो गाने से जैसी शुरुआत हो रही है वो फिल्म की शुरुआत हो चुकी है। मतलब बहुत सारी फिल्में होती हैं जो क्रेडिट स्टार्ट करती हैं और फिल्म शुरू नहीं होती, पर उसमें ही वो आपको एक फिल्म की स्टोरी स्टार्ट कर दी गई है। और जहां तक
99 में रिलीज होने की बात है, मुझे याद है कि ये वर्ल्ड कप के दौरान है, अभी भी एक वर्ल्ड कप चल रहा है, और उस समय भी ये वर्ल्ड कप के टाइम ही आई थी। आई थिंक वर्ल्ड कप के जस्ट थोड़े से पहले रिलीज हुई थी, पर मैंने वर्ल्ड कप के दौरान देखी थी। और उस समय यही होता था कि ये बातें होती थी कि वर्ल्ड कप के दौरान फिल्में रिलीज ना करो, क्योंकि सारा ध्यान क्राउड का वर्ल्ड कप पे रहेगा, तो वो शायद आपकी पिक्चर देखने ना आए। और हो सकता है इसका असर थोड़ा बहुत सरफरोश पे पड़ा भी हो, जो उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगी, मुझे नहीं पता कितनी थी। पर हाँ, जहां तक मुझे याद है कि मैं जितने लोगों से मिलता था, बातें करते थे, सबको सरफरोश पसंद आई थी। कि सरफरोश, और उस जमाने के हिसाब से भी आप कह लीजिए कि उस दौरान जो फिल्में आ रही थी, थोड़ी सी हटके फिल्म थी सरफरोश। मतलब शायद लोग सरप्राइज भी हुए थे कि ऐसी फिल्म इतनी कह सकते हैं जो कसी हुई फिल्म है, वो बन सकती है। तो स्क्रिप्ट राइटर को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है चलो, मैं एक और कि बात उन्होंने जिस इसमें तरह की। पूछना चाहता हूँ मैं तुमसे, जो तुमने अभी हाँ, कही तो मेरे कोई बैठे बैठे ख्याल आया कि हाँ, जैसे कोई कई कई फिल्में हैं जो रिलीज होने के बाद कल्ट स्टेटस बन जाता है, या उनके रिलीज होने के वक्त वो दर्शकों को या ऑडियंस को इतनी पसंद नहीं आती, फिर बाद में ओवर द टाइम वो फिल्म ज्यादा बड़ी कामयाबी मानी जाती है। पर सरफरोश, जैसे मैंने कहा कि मैंने तो अमेरिका में ही देखी थी, तो मुझे तब भी पसंद आई थी, पर तो मुझे तब तब मुझे इतना एहसास नहीं था, मेरे कुछ ही इंडियन दोस्त थे। तो तुम्हें लगता है कि ये थ्रू आउट ही ये फिल्म उतनी ही स्ट्रांग और पॉपुलर रही है, जैसे हम जो हम वक्त का तकाजा है, टेस्ट ऑफ टाइम की बात करते हैं? आज भी तुम कितने व्हाट्सएप ग्रुप्स में और ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, और कितने ट्विटर पे फिल्मी फैन से बात करते हो, तो तुम्हारे नजरिए में क्या है, इस फिल्म का लोहा कुछ कम हुआ है वक्त के हिसाब से, कि उतना ही बरकरार है, और आज भी जब इसकी बात की जाए तो लोग उसको इतना ही पसंद करते हैं? नहीं, बिल्कुल मेरे हिसाब से तो सरफरोश हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। और उस समय भी मुझे याद है कि ये केबल पे भी काफी एक पॉपुलर फिल्म हुआ करती थी, कि इसको काफी दिखाया जाता था। और जैसा कि मैंने कहा कि इवन दो एक सस्पेंस रिलेटेड मूवी है, कि आपको पता है कि कहानी, कि आपको कुछ पता चलता है मूवी के दौरान, लेकिन फिर भी लोग इसे बार बार देखते हैं। और अ, अगर आज भी हम बात करें तो सोशल मीडिया पे, कि जैसे कि अगर आप सरफरोश के कुछ डायलॉग्स डालें, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ये बात पता लगा लेंगे कि ये सरफरोश का डायलॉग है। जैसे कि मैं कह रहा था कि शोले, जैसे कि हमने जो डायलॉग से शुरुआत करी आपने, कि ठाकुर तुझे कितनी बार बुलाया, आता नहीं। आई थिंक ऐसी शोले के कितने डायलॉग्स हैं कि जो जो कि हम आम बोलचाल में बहुत यूज करते हैं। मतलब जो हमारी, अगर कह लीजिए कि आपने जो पॉपुलर फिल्में देखी हैं, तो उसमें शोले का बड़ा एक योगदान रहा है, या दीवार का बड़ा योगदान रहा है, कि जो उनके डायलॉग्स कोटेबल हैं बहुत ज्यादा। कि क्या उसमें शोले में भी तो एक डायलॉग है जो आप हमेशा कहते हैं कि आ, क्या ठाकुर, है ना, उसमें भी एक ये डायलॉग है। और उसके अलावा भी शोले के कुछ कुछ छोटे छोटे डायलॉग्स भी हैं। मुझे याद है कि मेरे जानने वाले में से किसी ने ये कहा था कि वो छुट्टियों पे जा रहे थे, तो वो एक गिफ्ट खरीद रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं ली, लेकिन अब रिश्वत दे रहा हूँ, जो संजीव कुमार का डायलॉग है जब वो जाते हैं अपनी फैमिली से मिलने। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसके डायलॉग्स और जो स्टोरी है, और जो किरदार हैं, आई थिंक किरदार बहुत महत्व रखते हैं। वो सबके जहन में है। आप किसी को पूछ लीजिए कि मिर्ची सेठ, सलीम, शायद वो नाम से ना बता पाए कि ये कौन है, लेकिन सुल्तान, मिर्ची सेठ और सॉरी, मैं कह रहा था मिर्ची सेठ और जो सलीम है, वो तो फिर भी मतलब पॉपुलर फिल्म में रहे हैं। पर अगर आप किसी से पूछ लीजिए कि सुल्तान कौन है और मेजर बेग कौन है, और इवन बज्जू जो वो कैरेक्टर है, आई थिंक लोग पहचान लेते हैं उन्हें, कि आप उनके नाम से। फटका, जो कि इतना छोटा सा उनका रोल है, जो इन्फॉर्मर है सलीम के, आई थिंक उस पर भी बात करेंगे आगे। पर मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सबको याद है सरफरोश के बारे में कि उनके छोटे छोटे किरदार क्या हैं। जैसा कि आप कोई भी पॉपुलर फिल्म अगर उठा के देख लें, कि जब हम बात करें शोले या दीवार की, तो आपको छोटे छोटे किरदार भी याद रहते हैं। और उसी से मुझे लगता है कि फिल्म बहुत यादगार बन जाती है, उस नजरिए से कि कि आपको आमिर खान और नसरुद्दीन शाह तो याद है ही, लेकिन आपको एक फटका भी याद है उसके साथ। हाँ, जो तुमने ये कहा कि भी डायलॉग्स का, तो शोले का मुझे भी वो डायलॉग काफी इस्तेमाल किया हमारे दोस्तों यारों में। जैसे कि कभी क्रिकेट खेल रहे हैं और बैटिंग टीम में हम सब हैं और ज्यादा विकेटें गिर गई, सब चुप हैं,
कि अब कौन जाएगा, तो कोई इतना सन्नाटा क्यों है भाई। तो आई थिंक ये सारे डायलॉग इम्प्रोवाइज तो बहुत किए गए हैं, और हाँ, मुझे लगता है कि हाँ, काफी कोटेबल फिल्म है ये सरफरोश। तो मैं आपसे इसी पे जब डायलॉग्स की बात करें तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो डायलॉग्स हैं बड़े इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ ये अगेन ये सोचते सोचते दिमाग में ये बात आई कि एक तरफ है मिर्ची सेठ जो कि बहुत ही शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, जैसे कि वर्ड वो यूज करे कि किंतु एक समस्या है ना। और दंड फिर दीजिए हमें। हाँ, हमें दंड दीजिए, बिल्कुल हाँ। और फिर जब वो बात कर रहे हैं गुलफाम से, तो एक मैंने हिंदी फिल्मों में और इसका काफी मजाक भी बनाया जाता है कि एक जो शायद पाकिस्तान के लोग हैं या जो उर्दू स्पीकिंग है, हम उनको मतलब एक बहुत ही स्टीरियोटाइप कर देते हैं उनके डायलॉग्स या वो जिस तरह से बात करते हैं। पर यहाँ पे मेरे को मुझे एक बहुत अच्छी चीज ये लगी कि जब ये कन्वर्सेशन हो रहा है मिर्ची सेठ और गुलफाम हसन का, और मैं अभी जस्ट इन दोनों पे बात करूं, तो बड़ा मुझे एक इंटरेस्टिंग ये बात लगी कि वो एकदम शुद्ध हिंदी में बात कर रहे हैं और वो उर्दू में फिर उनका कर रहे हैं कि नफा नुकसान, और उनके हैं कि खापगाह, हमारी खापगाह में आके हमारे बेशकीमती साजो सामान के साथ छेड़खानी कर दी। तो मुझे लगता है डायलॉग्स का भी एक बहुत बड़ा मतलब इस फिल्म को लाइक कल्ट बनाने में एक रोल है। और आपको क्या लगता है कि हमें फिल्म तो बहुत पसंद है क्योंकि कहानी बहुत पसंद है, पर डायलॉग्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप जब हम कह रहे हैं कि कोटेबल है, तो आपके नजरिए से ये क्या है कि जो एक आपको ये बात कितनी लगती है कि जो हिंदी और उर्दू का मिश्रण किया गया है, वो आपको इस बात में दम लगती है कि हाँ, कि बिल्कुल सोच समझ के उन्होंने डाला है और बिल्कुल हर किरदार को एक थोड़ा सा रियल बनाने की कोशिश की गई है। हाँ, आई थिंक काफी पेचीदा, काफी कंप्लीट सवाल है। अब ये सवाल का तो जवाब जॉन मैथ्यू मथन साहब ही दे सकते हैं, आमिर खान जो स्क्रिप्ट में काफी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो नसीर साहब का जो किरदार है गुलफाम हसन, एक मिनट पहले हम कहानी की बात कर रहे थे, क्योंकि अभी मैं इस बात का जवाब दूंगा। अगर ठीक है, तुम्हारी बिल्कुल। इजाजत है तो मैं कहानी बता दूं जो हाँ हाँ, बिल्कुल, आई थिंक एक हम दोनों ऐसी सारांश हो बात जाए। करें। हाँ, क्योंकि बाकी हाँ लोग जो इतना टाइम निकाल के सुनते हैं हमारी बातें, तो कहानी आई थिंक थोड़ा सा हमें पहले बोलना चाहिए, पर हम दोनों ही अपनी। और तुम्हारा सवाल बहुत वाजिब है, मैं उस पर आऊंगा वापस। तो मैं सबने सरफरोश तो देख रखी होगी, अब जिनको याद नहीं है तो उनके लिए मैं कह सकता हूँ कि भाई ये कहानी है। सरफरोश का मतलब ही ये है, जो गूगल करना पड़ा मुझे। मतलब तो वैसे पता है कि मैं, जैसे सरफरोशी की तमन्ना आज बाजुए, जो भी वो कविता में यूज हुआ था, तो सरफरोशी का मतलब है किसी अच्छे कॉज, एक अच्छे जज्बे के लिए मरना। और यहाँ पे सरफरोशी अपने वतन से, देश से प्यार, देशभक्ति की भावना है। तो ये कहानी है सरफरोशी की, एसीपी राठौर की, जो आमिर खान है, कि वो अपने फैमिली के उनके मेंबर्स कुर्बानी दे चुके हैं देश की राह में, और वो उसी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कहानी है एक मुहाजिर गुलफाम हसन की, जो किरदार बहुत ही बेखूबी से नसीरुद्दीन शाह साहब ने निभाया है, जो आज भी बंटवारे के बाद अपने जिस मुल्क में उनकी पैदाइश हुई है, हिंदुस्तान, उससे आज भी वो नाराज होके बंटवारे का हिसाब मांग रहे हैं। और मुहाजिर पे भी हम बात करेंगे, ये काफी पेचीदा वर्ड है, जो पार्टीशन के बाद पॉपुलेशन पाकिस्तान गई थी। तो और फिर ये कहानी है दोस्ती की, ये कहानी है गद्दारी की। और हाँ, ये काफी, आई थिंक इसमें जज्बे मैंने कोई चीज मिस की है तो बताओ, वरना फिर मैं तुम्हारे उस सवाल का जवाब देता हूँ, अगर तुम्हें लगा है कहानी हाँ। मैंने सही तरह से और बताई है। और मेरे हिसाब से ये कहानी एक तहकीकात की भी है कि किस तरह से पुलिस एक जो तहकीकात की एक प्रक्रिया होती है, जो पुलिस प्रोसीजरल फॉलो करती है, प्रोसीजर फॉलो करती है, उसकी भी एक कहानी है। क्योंकि मुझे इसमें इस कहानी में ये भी लगता है कि जिस तरह से उन्होंने वो जो पूरी गुत्थी सुलझाते हैं कि कैसे जो स्मगलिंग हो रही है और फिर वो उसका पूरा जो कि कौन है इसके पीछे, आ, मेरे हिसाब से वो भी एक बहुत अ, अहम हिस्सा है कहानी का। पर उसके अलावा तो शायद आपने सारे जो अहम किरदार थे उनके बारे में बता दिया है। तो हाँ, वहां पे तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ। हाँ, तो तुम्हारे जो सवाल था उसमें, हाँ, ये काफी दिलचस्प तुम्हारी ऑब्जर्वेशन है कि मिर्ची सेठ और जो गुलफाम हसन है, वो एक बंदा ठोस उर्दू का इस्तेमाल कर रहा है और एक बंदा काफी शुद्ध हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर रहा है। तो ये मुमकिन है। अब मुझे नहीं पता, कि मुझे भाई मुल्क छोड़े हुए बहुत साल हो गए, तो और मैं दिल्ली से ही हूँ, तो मुझे इतना मालूमात नहीं है कि भाई राजस्थान में क्या भाषा बोली जाती है। पर मेरे नज़रिए से, मैंने पुरानी दिल्ली में टाइम बिताया है और फिर नई दिल्ली में टाइम बिताया है, तो मेरे नज़रिए में वो 90s में जो कितने 45-47 साल आज़ादी हो चुके, तो जो दिल्ली थी,
वहां पे हाँ जो ठोस उर्दू बोलने वाले बहुत लोग थे, पर जो जिनकी जबान जैसे हिंदुस्तानी है, जो उर्दू का इस्तेमाल करते थे पुरानी दिल्ली में लोग, तो उनको भी हिंदी के जो शब्द थे समझ आते थे। कि अगर कोई इनसे बात करे, जैसे कि लग रहा है कोई दो जबान बोल रहा है, तो जैसे बदले को प्रतिशोध कह रहा है, ऐसी कॉमिक्स आती थी, चाचा चौधरी और राका का बदला और प्रतिशोध की ज्वाला। तो जो बच्चा उर्दू भी पढ़ रहा है उसको हिंदी के वर्ड पता थे, और जो लोग उर्दू नहीं पढ़ते थे, जो सिर्फ हिंदी बोल रहे हैं, उनको उर्दू की मालूमात फिल्मी गानों और फिल्मों से बहुत हो जाती थी। तो ये तुम्हारा पॉइंट तो बहुत एस्ट्यूट है, पर मुझे नहीं पता कि अब ये कितनी सटली डायरेक्टर्स ने और स्क्रिप्ट राइटर्स ने डाला है। क्योंकि अगर हम गुलफाम के एंगल से देखें, जो किरदार है नसीरुद्दीन शाह का, कि वो बंटवारे के टाइम वो पाकिस्तान गए और मुहाजिर बन गए। अब ये फिल्म वो कहते हैं हमें 50 साल पहले, तो 50 साल रफली का मतलब है 1997-98 की बात हो रही है ये। तो अगर नसीर का किरदार जो है, अगर 10 साल की उम्र में ही पाकिस्तान गए हैं, तो उन्होंने कुछ तालीम तो अपनी हवेली में हिंदुस्तान में ली थी, तो उनको हिंदी तो आती ही है। हाँ तो आई थिंक हाँ एक तरह से वो सॉफ्टवेयर है कि भाई, आप सीरी से कह रहे हैं सीरी कुछ कर रहा है, अगर मिर्ची सेठ हिंदी के वर्ड बोल रहे हैं तो नसीर को पता है वो क्या कह रहे हैं, और जब नसीर उर्दू में जवाब दे रहे हैं, मिर्ची को भी वो बात पसंद आ रही है और समझ आ रही है। हाँ, वो समझ तो आ रही। हाँ हाँ, तो आई थिंक अ, ये डिपेंड करता है आज ये इस तरह की तालमेल कितनी है, कितने लोग क्या एक्सपोजर है, जो लोग प्योर हिंदुस्तानी बोल रहे हैं, और कितने लोगों को ये मुगालता है कि उर्दू मुसलमानों की ये जबान है। उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं है, उर्दू हिंदुस्तान की जबान है। और मुझे किसी ने बताया भी था किसी स्पेस में, तो मुझे खुद गलत फहमी थी। तो उर्दू बहुत बोली जाती थी, और फिर बाद में उर्दू और हिंदी का मिश्रण है जो फिल्मों में हाँ। यूज किया था, इसको हिंदुस्तानी भी कहते हैं। तो आई थिंक पॉइंट तो बहुत जबरदस्त है, पर पता नहीं मैंने जस्टिस किया है कि नहीं। पर हाँ, मेरा यही मानना है कि भाई, उन दोनों किरदारों को, मिर्ची सेठ को और गुलफाम हसन को, एक दूसरे की बात बहुत आसानी से समझ आ रही है, चाहे वो दोनों ही बेखूबी से एक हैवी डोसेज यूज कर रहे हैं हिंदी की, और एक बंदा हैवी डोसेज यूज कर रहा है उर्दू की, और कम्युनिकेशन बिल्कुल ही चुस्त और दुरुस्त है। हम्म। नहीं नहीं, हिंदू और उर्दू पे तो बस मैं आई थिंक ये लास्ट पॉइंट यही है कि वो अब हम शायद इंडिया में भी कोई भी शुद्ध हिंदी नहीं बोलता है। आई थिंक हम सब हिंदू और उर्दू का मिश्रण ही बोलते हैं। जैसे कि हम पानी कहते हैं, खाना कहते हैं, हम कोई, मैंने तो अपने आसपास किसी को नहीं देखा कि कोई कहता है कि भोजन कर लेते हैं या हम्म। जल पी लेते हैं। हाँ। हम्म। तो ये कुछ तो कॉमन वर्ड्स हैं जो शायद लोगों से आप पूछ लें तो शायद वही है कि उनको एक धक्का सा लगेगा जब, अरे अच्छा ये हिंदी का वर्ड नहीं, ये उर्दू है। पर हम तो सारी उम्र यही कहते आए हैं। हाँ। अब तो तुमने अब कहा हम चलिए सारी उम्र, अब उम्र भी उर्दू का ही लफ्ज है। जब उसको बिल्कुल। उमर कहते हैं, जैसे पाकिस्तान के खिलाड़ी उमर हाँ गुल, वो उमर ही है वो। हाँ। तुम्हारी कितनी बिल्कुल। उम्र हो गई, हाँ और कोई नहीं कहता तुम्हारी कितनी आयु हो गई। हम बोलेंगे लोग हाँ कितनी हो गई, बट इतना हाँ तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल वाजिब है इस वक्त। हाँ। तो चलिए अब थोड़ी फिल्म की बात करते हैं कि इस फिल्म की मतलब मैं आपसे शुरुआत करता हूँ कि आपको सबसे, कह लीजिए कि सबसे अच्छी बात क्या लगती है, या आपके जो है कि जो सबसे नोटिसेबल बात है इस फिल्म की, कि आप जब सरफरोश देखें तो आप कहते हैं कि यार ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि इसमें जो ये इस तरह से दिखाया है, या इस किरदार को जो दिखाया है, या फिर इस किरदार के साथ जो एक रिलेशन दिखाया है वो। हम्म। नहीं, मैंने तुमसे कुछ हफ्ते पहले भी कहा था, जब से हम इस फिल्म की बात कर रहे हैं, तो मेरे मरहूम फादर को, और जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं यहाँ पे, प्रमोद भारद्वाज, आई थिंक हम लोगों ने शायद साथ ही देखी होगी फिल्म मेरे घर पे। उन दोनों को फिल्म बहुत पसंद आई थी। मुझे भी अच्छी लगी थी, पर मुझे शायद उस दर्जे की फिल्म तब नहीं लगी थी, जैसे मैं कह दूं कि भाई जो जीता वही सिकंदर है, दीवार है, या घायल है। बट इस फिल्म में कमी कोई नहीं है। मैंने आज भी देखी इस पॉडकास्ट के लिए, मैंने इसको 2 बार देखा है, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रेणी मैच करना चाह रहा हूँ कि तुम्हें इस फिल्म के बारे में बहुत पता है। तो वही एक सबूत है कि जितना मुझे गर्दिश के बारे में पता है, जितना मुझे घायल के बारे में पता है, मुझे सरफरोश के बारे में इतना नहीं पता था। तो फिर जब मैंने इस फिल्म को दोबारा देखा, और मैंने गुलफाम और राठौर के सीन देखे, डोंट माइंड, फिर मैंने सोनाली बेंद्रे के सीन देखे, तो मुझे फिल्म आज भी उतनी ही टाइट लगी। जैसे तुमने कहा पुलिस प्रोसीजरल, इसकी बात भी करेंगे, तो आई थिंक फिल्म बहुत क्रिस्प है। इस फिल्म में स्पेशल सर्विसेज या एसीपी की जो दर्जा है, इससे पहले जो हमने फिल्में देखी थी, जिसमें अमिताभ बच्चन कई बार इंस्पेक्टर बने हैं, विनोद खन्ना बने हैं जुर्म में, जैकी श्रॉफ बने हैं कितनी फिल्मों में, और वगैरह वगैरह। तो उसमें एक मसल का, और एक इंस्पेक्टर को कानून अपने हाथ में लेने का, अगेंस्ट ऑड सबसे लड़ने का, चाहे इनकलाब के अमिताभ बच्चन हो, वो एक डिफरेंट किस्म का पुलिस ऑफिसर का अवतार था, जो ये आमिर खान का अवतार है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी,
कि फिल्म में आमिर खान आई थिंक शुरू में ही आ जाते हैं, 10-12 मिनट के बाद दिखाया जाता है उनके परिवार के साथ क्या हुआ। पर एसीपी राठौर वो हैं कि उनको अजय कहा जा रहा है, राइट? तो जब वो एसीपी राठौर की इतनी बात हो चुकी है कि जिसको मैं तुम्हें मौका दूंगा, पुलिस पुलिस प्रोसीजर, क्योंकि तुम्हें इस पे बात करनी है, तो वो मुझे बहुत ही इंप्रेसिव चीज लगी अभी दोबारा देखे कि 39 मिनट 45 सेकंड के टाइम आमिर खान एम्बेसडर से उतरते हैं और वहां पे जो उनके इंस्पेक्टर उनका वेट करें, ले आ गया तेरा बाप एसीपी राठौर। तो वहां पे, अब पता नहीं तुम्हें उस वक्त कितनी हैरानी हुई थी। मुझे नहीं पता कि आमिर ही एसीपी राठौर होंगे। मुझे पता कि आमिर हीरो हैं क्योंकि फिल्म हमने डीवीडी पे देखी थी शायद, तो कवर पे आमिर ही बने हुए थे और इसीलिए हम लाए भी थे घर फिल्म देखने के लिए। तो एक वो चीज हमेशा याद रहती है। क्या वो चीज एक पॉडकास्ट पे कहने की है? क्या वो चीज इतनी जरूरी है जिससे मतलब मैं एज अ व्यूअर, एज अ दर्शक बदल गया? प्रॉबेबली नॉट। बट वो अपने हिसाब से अपने उस टाइम के मकाम पे, ऐसा मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्मों में मैंने ऐसा पुलिस का किरदार नहीं देखा था अभी तक। और मैंने अर्ध सत्य नहीं देखी थी तब तक, तो मैं उस फिल्म को इस फिल्म से नहीं कंपेयर करूंगा। पर जो अमिताभ और जैकी श्रॉफ और जो बाकी लोग लंबे बाल वगैरह रख के जो इंस्पेक्टर वगैरह बने हुए थे, तो उससे पहले से ये बहुत डिफरेंट एक पुलिस पुलिस वाला है। तो वही जो क्रिस्पनेस है, और जो तुम पुलिस प्रोसीजर की बात कर रहे हो, अब मैं यही सवाल तुम्हें देता हूँ, तुम्हें ये फिल्म इतनी क्यों पसंद है? और अगर सिर्फ पुलिस के नजरिए से देखा जाए, जो फिल्मी पुलिस हमने देखी है, तो उस पर हाँ। कुछ बात करो। अ, हाँ। हाँ। तो मैं शायद, आप अगर पुलिस का नहीं भी कहते, तो मुझे सबसे अच्छी बात वही लगती है कि जिस तरह से उन्होंने जो तहकीकात दिखाई है, जो शुरुआत से जो विरन अटैक करता है, और वो जो पहला सीन है, बड़ा ही शायद एक छोटा सा सीन है जहाँ पे जो यादव है, जो इंस्पेक्टर यादव है, वो एक बस जिस पे अटैक हुआ था वहां पे एक चंद्रपुर के हवलदार से बात कर रहा है, और वो कहता है कि ये आ, कि अगर अच्छा, आप उनको, आप इंस्पेक्टर सलीम को जानते हैं। तो एक थोड़ी स्मॉल टॉक होती है, और फिर वो उससे शायद बातें निकलवाने की कोशिश करता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, और फिर वो कहता है कि हाँ, यहाँ का एक लीडर है बाला ठाकुर, जो जिसके खिलाफ बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन कभी उसको पकड़ा नहीं गया। तो ये छोटी छोटी बातें, मुझे लगता है कि ऐसे ही पूरी फिल्म के दौरान, मैं आपसे भी ये बात, हम ये बात आगे डिस्कस करेंगे, पर कुछ दो तीन सीन्स हैं जहां पे वो दिखाया गया है कि किस तरह से वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। केवल ऐसा नहीं है कि, आई थिंक हिंदी फिल्मों में ये बहुत होता है कि किसी को क्लिक कर जाता है ये बात कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, और वो तुरंत गुत्थी, मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि वो पुलिस वाले हैं तो उनका तो काम ही है, तो वो समझ ही जाएंगे। पर यहाँ पे दिखाया गया है कि वो बीच में एक जगह स्टक भी हो जाते हैं कि ये, और फिर वहां पे अगेन एक मूवमेंट आता है जो कि बहुत ही, मैं कहूंगा कि इम्पोर्टेंट हिस्सा है मूवी का, पर उसको भी जिस तरह से लिखा गया है बड़ा पसंद आता है कि अ, जो वो आमिर खान को पता चलता है कि वो जो कुंडली उनको मिलती है, जो चश्मे के साथ वो कागज कुंडली लगी लगी हुई रहती है बाला ठाकुर की। तो मुझे तो ये पार्ट बड़ा देखने में मजा आता है कि जिस तरह से वो एक एक करके जो वो सॉल्व करते हैं। इवन जो खेड़ा नाका वाला पार्ट है कि वो जहाँ पे, और सलीम का जो इन्फॉर्मर नेटवर्क दिखाया गया है कि, और ये थोड़ी सी आपको बिलीवेबल बातें लगती हैं कि हाँ, पुलिस शायद ऐसे ही काम करती होगी, कि शायद पुलिस जाती होगी बार के अंदर, वो देखती होगी, और नहीं बिल्कुल, मैं ए, इतना हाँ। मैं कहना चाहूंगा तुम्हारी बात पे। बेसिकली ये जो तुमने बातें सारी बोली हैं, तो मुझे तो यही हर बात उस दिशा में पॉइंट कर रही है। ये फिल्म ओटीटी से पहले ओटीटी लेवल की डिटेलिंग दे रही थी अभी, क्योंकि आपको 2.5 घंटे की फिल्म में आपने जहाँ दो दिग्गज कलाकार लेके, और उनके ही मेन कैरेक्टर हैं जो मैंने कहा है, हाँ। केसीपी राठौर की देशभक्ति और गुलफाम हसन की गद्दारी और नाराजगी अपने अपने पुराने मुल्क से। तो और यहाँ पे आप सलीम को और जो बाकी और कैरेक्टर्स हैं उनको आपने भी, उनको इतना लाइट नहीं लिया, दिखाया कि भाई एक पुलिस के काम के पीछे भी एक मैडनेस है। क्योंकि हाँ। परिंदा जैसी फिल्मों में हमने अंडरवर्ल्ड को तो एक तरह से दिखा दिया था कि भाई एक डीप डाइव थी अंडरवर्ल्ड की, ऐसे लोग हैं पीछे, नाना पाटेकर का किरदार है, जैकी श्रॉफ का किरदार है। पर ये फिल्में आई थिंक एक जो हीरो हैं, जो लीड आमिर खान, उनके माध्यम से अगर थोड़ा परे भी हुआ जाए, बाकी पुलिस वालों का भी इसमें उन्होंने जिन्होंने स्टोरी लिखी है, आई थिंक काफी, जितनी तारीफ की जाए कम है। हाँ, बिल्कुल। उस अब मैं बस एक और चीज इस पे ये कहूंगा साकिब भाई, कि वहां पे भी, कि केवल हमने हिंदी फिल्मों में ये भी देखा है कि केवल एक जो मेन पुलिस वाला होगा, कि अगर आप कह लीजिए कि अगर वो फिल्म में सुनील शेट्टी है, अक्षय कुमार है, या विनोद खन्ना है, तो शायद वो ही होंगे जो वो गुत्थी सुलझा रहे होंगे कि सारे। पर यहाँ पे जैसे कि वो जो खेड़ा नाका वाला सीन है, वो मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि वो सारी जो उनकी पुलिस फोर्स है, और आमिर खान के साथ जो सारे इंस्पेक्टर्स हैं,
वो एक गलत दिशा में जा रहे हैं कि वो उस औरत की फोटो वो देते हैं और वो कहते हैं कि इस औरत को ढूंढो क्योंकि इससे फिर हम पता लगाएंगे। पर जो सलीम है वो कहते हैं कि आपको तो बाला ठाकुर चाहिए है ना, तो इससे क्या, और उसका दिमाग क्लिक करता है कि ये हमें, मतलब उसको ये बात पता रहती है। तो ये चीज भी बड़ी, मतलब आप ही आपने ये जो बात कही कि जो छोटे किरदार भी हैं उनको बहुत अहमियत दी गई है कि सारा जो होता है कि ये नहीं है कि आमिर खान ही फिल्म के हीरो हैं तो सारा काम वही कर रहे हैं। मैं कहने का मतलब ये है। हाँ, पर आप कुछ कह रहे थे। नहीं, बस मैं यही, आई थिंक तुमने वो बात बिल्कुल बेखूबी से कह दी, तो इसमें और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि यही मेरा ही पॉइंट था कि उन्होंने दिखाया कि जो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, वो किस तरह काम करता है और पीछे एक इंसान नहीं है। अब जैसे अकेला हाँ, फिल्म है अमिताभ बच्चन की, आई थिंक सिप्पी की फिल्म है जिसमें जैकी श्रॉफ भी है, तो वो फिल्म बहुत अच्छी हो सकती थी मेरे हिसाब से। कभी उस पर ऐसी फिल्मों में बात करेंगे जिन फिल्मों में पोटेंशियल था, और वो फिल्म इतनी वाहियात होती जाती है। पर उसमें शुरू में एक सीन है जिसमें अमिताभ बच्चन का किरदार एक सीरियल किलर है, जो विलन है, वो दिखाया है कि थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा है कि वो प्लेन में एक हॉस्टेज है, तो तो पता नहीं कितनों ने अकेला देखी है, तो मैं डाइग्रेशन बहुत बेकार ही लगेगा इस वक्त। नहीं नहीं, देखी होगी पर लोगों ने बिल्कुल। हाँ, तो उसमें वो बात करते हैं, तो उस टाइम 93 में जब अकेला आई थी, तो अमिताभ बच्चन एक ड्रंक पुलिस वाले दिखाए हैं, और फिर वो जब जो जो भी टेररिस्ट या किलर इनका फोन आता है, तो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि वो बात से फोन पे सुन के ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ये जो बंदा है, ये एयरपोर्ट में ही है, प्लेन के बाहर है, और ये प्लेन को देख रहा है। तो उस टाइम ये चीज बड़ी इंप्रेसिव लगती है, जब आपने कम इंग्लिश फिल्में देखी होती हैं वगैरह वगैरह, तो आप कहते हो हाँ यार, ये चीज तो सही है। और मैंने पेंडेमिक में अकेला भी देखी थी, कि मैं टाइम अपना बहुत ज़ाया करता हूँ फिल्में देख के, तो अकेला का मैं ही मानता हूँ कि बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टार्ट किया, फिल्म बहुत ही बेकार होती गई और उसको अच्छा किया हाँ जा सकता था। तो ऐसी हाँ फिल्मों के मुकाबले सरफरोश और एलिवेट होती है, क्योंकि सरफरोश में ऐसी तो कोई वीकनेस है ही नहीं। जो थोड़े बहुत गानों की बात है, आई थिंक उस पर हम दोनों बात कर सकते हैं बात करें। कि हाँ एक जो गाना है वो ये हाल दिल का जो है, वो गाना जबकि हाँ अच्छा है, पर उस गाने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी, हाँ क्योंकि उनकी लव स्टोरी का अंजाम हो चुका है, और पिक्चर ने एक पेस पकड़ लिया, फिर वो गाना एक बर्थडे पार्टी में जबरदस्ती बीच में डाला जाता है। हाँ तो बाकी उसके हाँ अलावा बाकी सारे गाने आई थिंक अपनी जगह ठीक है। हाँ, आई थिंक वो बिल्कुल कहानी को तोड़ता है। मुझे लगता है कि अगर आप मेरे से कहेंगे कि एक कमी बताओ सरफरोश की, तो शायद सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आता है कि वो गाना बिल्कुल अजीब सा लगता है उस फिल्म के, बिकॉज बहुत क्रिस्प फिल्म चल रही है और फिर अचानक से वो गाना आ जाता है। पर जो हमने बात करी पुलिस प्रोसीजर की, इस फिल्म की, पर ये फिल्म केवल पुलिस प्रोसीजर की भी नहीं है। अ, मैं अब मैं अगली जो बात कहना चाह रहा हूँ, और मैं आपसे भी पूछता हूँ ये बात कि इस फिल्म में बहुत कुछ हो रहा है। वो एक दिखा रहे हैं कि एक पाकिस्तान से एक कोशिश की जा रही है कि इंडिया में आर्म्स लाए जाएं। फिर एक कहानी है सलीम की जहाँ पे वो एक इंडिया की जो सोशियो पॉलिटिकल क्लाइमेट है उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। फिर एक कहानी है एक मिडिल क्लास परिवार की, जो कि आमिर खान का परिवार है, जो कि अ, वो टेरर झेल चुका है। वो एक चीज दिखाई गई है, ये भी दिखाई। फिर उन्होंने एक लव स्टोरी भी डाली है। फिर उसके बाद उन्होंने एक आप कह लीजिए एक दोस्ती भी दिखाई है कि एक, ये सारी बातों के बाद एक दोस्ती भी है जो कि आमिर खान और गुलफाम हसन की है, जो कि बहुत बड़ा मुझे लगता है कि क्लोजर है। शुरुआत होती है जब वो पहली बार मिलते हैं और फिर एंड में कि जब जब फिल्म खत्म होती है। जो खास बात है सरफरोश की वो ये है कि ये सारी चीजों को आपको मिला के एक स्क्रिप्ट तैयार करना, मुझे लगता है ये भी बहुत काबिले तारीफ चीज है। क्योंकि हमने बहुत बार देखे कि आप अगर पुलिस प्रोसीजर बना रहे हैं तो उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें ना आप कोशिश करते हैं डालने की और फिर वो अटपटी लगती है। पर इसमें की जैसे मैं कह रहा था कि सलीम जब वो खेड़ा नाका वाली इंफॉर्मेशन, और मैं मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि हम सस्पेंस रिवील कर दे रहे हैं, पर ये हमने पहले भी कहा है कि अगर ये फिल्म 24 साल पहले आई है तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो ये पॉडकास्ट सुनेंगे उन्होंने ये फिल्म देख रखी होगी। हाँ, हम चाहते हैं आप हाँ लोग दोबारा देखें, तो हम हाँ, कुछ बिल्कुल स्पॉइलर दोबारा अलर्ट नहीं है। देखें। आई थिंक इसमें मैंने शुरू में ये कहा है कि ये फिल्म वो है नहीं कि अगर आपको सस्पेंस पता है शायद आपको तब भी उतनी ही मजेदार लगेगी। हाँ, पर मैं ये कह रहा था कि जो खेड़े नाका वाला पॉइंट है कि जहां से वो ढूंढ के लाता है वो इन्फॉर्मेशन, जो वो जो कशिश है। उपासना सिंह से, हाँ, तो माला से, हाँ, वो जब लेके आता है तो वहां पे वो टाई इन किया गया है कि किस तरह से आमिर खान फिर जो उनके बीच का रिलेशन है कि जो थोड़ा सा फ्रैक्चर्ड हो गया था,
बिकॉज ऑफ क्योंकि सलीम को केस से हटा दिया गया है। तो वो चीज उन्होंने फिर वहां पे इंक्लूड करी है कि वहां पे वो ऐसा नहीं कि उसको जैसी इन्फॉर्मेशन मिली तो तुरंत, मतलब मुझे लगता है कुछ हिंदी फिल्मों में ये होता है कि वो तुरंत फिर सलीम को बस गले लगा लेता और वो कहता है कि ओ तुम इन्फॉर्मेशन लेके आ गए हाँ तो एक तो चलो। सेकंड, हाँ मैं हाँ आई थिंक मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड दे दूं। जो तुम जिस सीन पे जा रहे हो, और बहुत ही बेहतरीन सीन है, मैं तुम्हें ही हाँ दूंगा सीन को एक्सप्लेन करना। तो साहिल जो कह रहे हैं, आई थिंक जो मुकेश ऋषि है, वो सलीम एक मुसलमान कैरेक्टर है, और उनकी लापरवाही से 3 हवलदार मारे जाते हैं। और जब वो सुल्तान नाम के टेररिस्ट को चेज कर रहे हैं, जो कि गुलफाम हसन और मिर्ची सेठ की फौज में बहुत ही माना हुआ एक रेप्यूटेबल सोल्जर है। तो फिर, और जो आयरनी कहें या जो कॉन्फ्लिक्ट है, सलीम ने आमिर खान का जो किरदार है अजय सिंह राठौर, उनको ट्रेनिंग भी दी होती है पुलिस एकेडमी में। अब वो इंस्पेक्टर से एसीपी बन के सलीम के सीनियर बन गए हैं। तो सलीम को उस तहकीकात से हटाया जाता है, क्योंकि टेंशन हो गई इतनी, 3 हवलदार मारे गए हैं और वो टेररिस्ट भाग गया है, और सलीम का और टेररिस्ट का रिलीजन सेम है। तो आई थिंक साहिल उस बात से बता रहे हैं कि फिर वो मुकेश ऋषि का जो किरदार है सलीम का, वो आमिर खान के एसीपी राठौर से नाराज है, क्यों आमिर खान कहते हैं मुझे इस मुल्क को बचाने के लिए तुम जैसे सलीम की जरूरत नहीं है। तो वो सीन काफी पावरफुल है और साहिल का फेवरेट सीनों में से एक है। तो ओवर टू साहिल अगेन। हाँ तो हाँ तो उस सीन पे तो मैं बिल्कुल बात करूंगा। और मेरे ख्याल से वो उस जमाने में भी जब वो सीन आया था और वो जो पूरा आर्क था सलीम का, वो काफी पॉपुलर रहा था। और उसके थ्रू आई थिंक हर फिल्म की एक पॉलिटिक्स जरूर होती है। आई थिंक शायद वो एक कॉमेडी फिल्म हो या फिर वो सीरियस फिल्म हो, हर फिल्म कुछ ना कुछ अपनी पॉलिटिक्स के थ्रू कहती है। और मुझे लगता है कि उस फिल्म ने भी बहुत कुछ कहा है। तो जैसे कि आपने कहा कि वो किरदार है कि जो सलीम का, जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि उसने सुल्तान को छोड़ दिया क्योंकि वो एक मुसलमान था। और फिर वहां पे आमिर खान, शायद जो हमारा एक, बिकॉज आमिर खान इज फ्रॉम अ मेजोरिटी कम्युनिटी, तो शायद वो उस एंगल से सोचते नहीं और वो सोच रहे हैं कि ये इतना अकड़ क्यों दिखा रहा है। तो जो वो उनके घर के बाहर का सीन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहते हैं कि कि एक बड़े बाप का बेटा आया और उसने मुझे और मेरा केस ले लिया। और फिर पीछे से आमिर खान के फादर चलते हुए आते हैं, जो कि शायद एक स्टिक लेके चल रहे हैं। और फिर उनकी भाभी आती है जो सपोर्ट देती है। और फिर वो कहते हैं कि देखिए ये है मेरे बाप, बड़े बाप, बोले कि आप पूछिए इनसे कि मैं कैसे बना। और वो जो पूरा सीन है, और फिर वो कहते हैं, और फिर वो लास्ट में एक बात कह देते हैं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए वो ये भी कहते हैं कि आईएएस में जाता था, पर मैंने आईपीएस चुना। हाँ, वो अपना पूरी अपनी एक मनोदशा बताते हैं कि भाई कि मैं नहीं हूँ बड़े बाप का बेटा, कि मैंने भी वही स्ट्रगल किए हैं। पर आई थिंक वो जो जिस एंगल से आ रहे हैं, वो एक जो मिडिल क्लास है, कि शायद उनके लिए बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में ही होता है कि जब आप किसी से रिलीजन की बात करें तो जिसको रिलीजन से अफेक्ट नहीं हुआ है उसको लगता है कि नहीं मेरे तो रिलीजन क्या होता है ना। तो इसीलिए आई थिंक आमिर खान का भी वही एक एंगल रहता है कि वो शायद उसके दर्द को उस समय समझ नहीं पाते हैं कि भाई कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, कि वो उसको, कि उसको क्या, वो कह लीजिए जो जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ रही है अपने डिपार्टमेंट में सलीम को। तो वो उस एंगल से अपना एक पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि भाई कि मैं बड़े बाप का बेटा नहीं हूँ, मैंने भी स्ट्रगल किया है, और शायद और मैं अपने मुल्क को अपना घर समझता हूँ। और मुझे लगता है कि वो जब ये बात वो कहते हैं कि और मैं नहीं समझता, तो वो तुरंत उसको कह देते हैं कि शायद नहीं। और मुझे लगता है कि वो एक, जब आप आर्गुमेंट में होते हैं तो शायद आपसे वो बात निकल जाती है। और वही होता है आमिर खान के साथ कि वो कह तो देते हैं और वो गुस्से में चले जाते हैं फिर। और वहां पे सलीम को बिल्कुल गुस्सा आता है क्योंकि बात किसी के लिए भी, अ, अगर आप किसी को ये कह दें कि तुम जहाँ पे रह रहे हो कि वहां के नहीं हो, मुझे लगता है बहुत तकलीफ देने वाली बात है। पर ये मैं ज्यादा इसके ऊपर एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा, लेकिन आई थिंक जो भी ये सुन रहे हैं या जिनके जो अ, जो लोग भी ये बात सुन रहे हैं वो ये बात समझ सकते हैं कि अगर आपको बिल्कुल पर्सनली ऐसे टारगेट किया जाए आपकी आइडेंटिटी को लेके या आप उसको, तो आई थिंक बहुत हर्ट महसूस होते हैं। और सलीम वहां से चले जाते हैं। लेकिन जब वो फिर वो गुत्थी सुलझाते हैं तो फिर उनके अंदर एक गुस्सा है, वो शायद उसको साबित करना चाहते हैं कि भाई कि ये मेरा घर है। और फिर वो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं और फिर वो कहते हैं उसको कि जाओ, कि मैंने दे दी तुम्हें इन्फॉर्मेशन, अब मेरे से मत कोई मतलब तुम्हारा ताल्लुक नहीं है। और वो, और फिर आमिर खान को ये चीज रियलाइज होती है आ, कि उन्होंने गलत कहा है, उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज। और वो कहता है कि मुझे 10 सलीम की जरूरत है, वो खुद भी कहते हैं ये बात। आई थिंक मैंने जैसे कहा कि वो शायद गुस्से में उस समय जो एक आर्गुमेंट होता है वो कह देते हैं, और उसके बाद फिर जब उनको ये रियलाइज होता है कि नहीं मुझे 10 चाहिए, तो वो कहता है कि 10,000 मिलेंगे। और मुझे एक सबसे खास बात उस सीन की लगती है कि जिस तरह से क्लोजर दिया गया है कि आमिर खान एक्सेप्ट करते हैं
कि आगे से मैं ये बात नहीं कहूंगा, और वहां पे वो उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, और फिर आई थिंक दैट रिलेशनशिप गेट्स अ क्लोजर कि हाँ ठीक है, आमिर खान ने गलत कहा, और फिर वहां से, और वही आई थिंक हमारे आज के क्लाइमेट में बिना ज्यादा कुछ कहे हुए मैं यही कहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट सीन है। और एक एक फिल्म के जरिए, विदाउट एनी, मतलब जो बहुत सारी फिल्में प्रीची हो जाती हैं, मुझे लगता है कि वो फिल्म की स्टोरी में डाल के जो बात कही गई है वो बहुत कुछ कह जाती है, मेरा ये मानना है। तो हाँ, अ, तो मैं बस हमने इतना से शुरू कहूंगा, कहा। एक इस हाँ। सीन पे तुमने काफी कवर कर लिया है। तो मैं इससे पहले का सीन है जब सलीम को आमिर खान का जो किरदार है अजय सिंह राठौर अपनी फैमिली का दिखाते हैं, मेरे बाबा हैं, इनको चोट लगी थी, मेरे भाई की देश की हाँ। देश की राह में मेरे भाई को मारा था देश के दुश्मनों ने, और मेरी भाभी है जो विधवा है, और मैं चाहता तो आईएएस ज्वाइन कर सकता था। तो आई थिंक मेरे नजरिए में भी ये है कि होता क्या है, कई बार एक ही शहर में ये लोग रह रहे हैं और एक ही मोहल्ले में भी कई बार बहुत सी डिफरेंट दुनियाएं बस सकती हैं। और ये इसमें किसी मजहब का नहीं है, आई थिंक हम सबका वेंटेज पॉइंट कई बार इतना ही होता है, जो चीज हमने देखी है तो हमें लगता है यही एक एब्सोल्यूट सच है। चाहे उसमें डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे उसमें फेवरेटिज्म है, तो हम उसी को लेके कई बार बात को आगे बढ़ाते हैं। तो वो सीन और अच्छा हो सकता था। अच्छा तो बहुत है जब आमिर खान अपनी बात बता के ऊपर चले आते हैं। वहां सलीम के चेहरे पे वो गुस्सा तो है कि इन्होंने कैसे कहा कि इस देश को बचाने के लिए मुझे तुम जैसे सलीम की जरूरत नहीं है। पर हाँ। उस सीन में एक पॉज होना चाहिए था कि जब सलीम ने भी आमिर खान पे इल्जाम लगाया, एक बड़े बाप का बेटा है, जब उनको उनकी असलियत की मालूमात होती है तो उन्हें भी हल्का सा वहां पे गुस्से के साथ, शर्मिंदगी तो नहीं, एक गलत फहमी जैसे दूर हुई है ना, कि मैं सोच रहा था तो बहुत बड़े बाप का बेटा अफसर है, इनकी भी एक कहानी है। तो पर हाँ। अगेन ये वो चीजें हैं कि आप बार बार देख के आप बाल की खाल निकालेंगे। पर वो सीन बहुत पावरफुल है। पर मुझे लगता है कि आज जैसे कि पाताल लोक है, जो बड़ी कामयाब ओटीटी सीरीज आई है, तो उनमें अगर ये सीन डाला जाए जहां 8 घंटे हैं आपके पास यही बात कहने के, तो वहां आई थिंक आप इस बात को थोड़ा सा और डीप डाइव लेके कह सकते हैं। पर 24 साल पहले फिल्म आई थी तो आई थिंक मैं इसके अगेंस्ट कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। काफी काफी कामयाब और काफी मुकम्मल फिल्म है, और आज भी बहुत मजा आया देख के। तो इस बात को फिर आगे बढ़ाते हैं कि एक और सीन है, हमसे पहले भूल जाए, हम सीन्स की बात कर रहे हैं, तुम्हें वो नसीरुद्दीन शाह का और आमिर खान का पहला सीन है जिसमें वो कहते हैं मैं आज भी इस ईमानदारी से गाने की कोशिश करता हूँ, उस सीन के बारे में बात करो, कहीं वो सीन खो ना जाए इस बातचीत में। अ, हाँ, वो अ, जब हम बात कर रहे थे कि हम सरफरोश की पॉडकास्ट करेंगे, तो मुझे याद है कि नसीर नसरुद्दीन शाह का काम इतना, आई थिंक, इतना वॉल्यूम ऑफ वर्क है कि आपको अगर कहा कहा जाए कि ये काम, पांच उनके काम ऐसे बताइए कि जो सबसे अच्छे काम है, तो शायद मुश्किल होगी, मतलब कोई नहीं बता सकता। मुझे नहीं लगता कि कोई भी जिसने नसरुद्दीन शाह का काम देखा है वो ये कह सकता है कि भाई ये इनके टॉप 5 वर्क है। पर हाँ, पर अगर उसमें आप फिल्टर लगाने की कोशिश करें कि भाई कि पॉपुलर जो उनकी फिल्म्स है या उनके जो किरदार हैं, जो मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि जो बातें, मतलब जो लोग याद रखते हैं ना, उस नजरिए से अगर मैं कहूँ तो शायद गुलफाम हसन मेरी नजर में बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है नसरुद्दीन शाह का। और आई नो कि वो एक कमर्शियल फिल्म में उन्होंने एक्ट किया है तो शायद उसको उतनी तवज्जो नहीं मिलती है। पर जब मैं अब दोबारा फिल्म देख रहा था और रिकॉर्ड करने के लिए जब देख रहा था, और जब मैं उनकी एक्टिंग की बारीकियां देख रहा था, तो मुझे इतनी सारी चीजें पसंद आई उस परफॉर्मेंस की कि शायद हमारे पास टाइम कम पड़ जाए। कि और जो आपने सीन की बात करी, मैं उसी से शुरुआत कर रहा हूँ कि उनकी जो एक तो गायकी से उनकी एंट्री होती है, वो जो वो गजल गाते हैं, और उसके बाद जब वो अब वो पहली बार बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ी सी जो फ्लर्टिंग कर रहे हैं, और वो फिर कह रहे हैं कि आजकल तो म्यूजिक कंपनियों को डिस्को की धुन भी, अ, गजल की धुन भी डिस्को जैसी चाहिए, और फिर ये म्यूजिक में कंगाली का दौर है। तो वहीं पे एक जो वार्मथ है वो आपको दिख सकती है कि वो एक आदमी जो एक गजल सिंगर है, या आप कभी किसी पॉपुलर आर्टिस्ट से जो इस तरह से अगर आप बात करें, तो वो एक वार्मथ उनकी बिल्कुल दिखती है कि वहां पे वो जिन लोगों से बात करें। और फिर वो सोनाली बेंद्रे आती है, तो वो कहती है कि आप तो हमेशा स्टेज पे रहते हो, कहते हैं कि नहीं, आपके दीवानों के दिल में रहते हैं। तो वहां पे एक ना एक सेट हो जाती है कि ये आदमी बड़ा ही, वो तो आपको बाद में पता चलता है कि चालाक भी है, लेकिन ही हैज अ लॉट ऑफ चार्म। और वो चार्म दिखता है कि जब आमिर खान आते हैं तो वो बिल्कुल कि थोड़े से, मैं ये नहीं कहूंगा कि आई थिंक ये शब्द यूज करना गलत होगा, पर आप देख सकते हैं कि आमिर खान इज एन ऑफ हिम। और फिल्म में भी वही है कि फिल्म में भी आमिर खान उनके बहुत बड़े फैन है, कि वो कहते भी हैं कि मैं गुलफाम साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। और शायद रियल लाइफ में भी अगर आप पूछेंगे आमिर खान के, तो वो कहेंगे कि उनकी एक्टिंग के, तो वो चीज बिल्कुल दिख
दिखती है कि लाइक, और शायद मैं आपको इस पे लाना चाहूंगा कि हम कहते हैं कि somebody steal द शो, राइट, कि हम कहते हैं कि खा गए इसको, और बहुत जगह बात होती है। मैं इसको ऐसा नहीं कहूंगा कि वो खा गए, लेकिन एक उनका जो चार्म है, जो लाइक, और बिल्कुल एक्टिंग के जरिए, ये उनका चार्म कोई सुपरस्टार वाला चार्म नहीं है कि कोई बड़ा एक सुपरस्टार आ गया कि सलमान खान या शाहरुख खान और उसके सामने भाई लोग लग गए, पर एक एक्टिंग के जरिए जो उन्होंने अपनी में जो चार्म दिखाई है। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा कि आपको क्या लगता है, और आगे भी हम बात करेंगे कि जो गुलफाम के जो सारी है, कि जो उनके सारे इंटरेक्शन है, आई थिंक उस पर थोड़ी बात की जाएगी, पर आपसे पहले पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि इवन तो आपने भी उनका बहुत काम देखा होगा, पर पॉपुलर फिल्म्स के नजरिए से शायद नसरुद्दीन शाह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है कि लोग उनको याद रखते हैं। मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे लोगों ने डीपी लगा रखी है गुलफाम हुसैन की, सो इतना पॉपुलर कैरेक्टर है। हाँ, आई थिंक तुमने सारी बातें तो कह ही दी, तो मैं एक भी बात से डिसएग्रीमेंट नहीं रखता, क्योंकि उनका काम इतना ज़्यादा है कि टॉप 10 लिस्ट भी बनाई जाए तो आई थिंक गुलफाम हसन का कैरेक्टर शायद ना घुस पाए उसमें। और ये नहीं कि गुलफाम हसन का कैरेक्टर हल्का है कहीं से भी, पर जिस काम के लिए वो मशहूर हैं, वो पैरेलल सिनेमा के बहुत ही उम्दा कलाकार हैं। मनोज बाजपेयी, के मेनन, मरहूम इरफान खान, इस जनरेशन के एक तरह से वो अमिताभ बच्चन है इनके लिए। जो अनिल कपूर और इन लोगों के लिए अमिताभ बच्चन है मेन स्ट्रीम सिनेमा में, अमिताभ बच्चन के लिए दिलीप कुमार है। नसीरुद्दीन शाह इज लाइक एन इंस्टीट्यूशन। तो उनके बारे में मैं तो क्वालिफाइड हूँ नहीं, मुझे उनकी किताब पढ़नी है जो खरीदी भी है। बट जो मैंने उनका काम देखा है मेन स्ट्रीम सिनेमा में, मैं तुमसे बिल्कुल ही तुम्हारे से सहमत हूँ, और इस बात पे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि बहुत बहुत उम्दा काम है सरफरोश में। और लगता है बहुत ईज पे है। और आमिर भी मुझे बहुत पसंद है, और ये कोई किसको खा गया यार, ये बातें मैंने बहुत सुनी हुई हैं। पर खाने वाने पे फिर मेरा मेरा जो नजरिया है, अगर मैंने भी बोला है कि भाई कोई किसी को खा गया, ऐसा नहीं कि मैं इन बातों से वंचित हूँ और मैंने ऐसी बातें कभी बोली नहीं है, पर अभी रिकॉर्ड हो रही है बातें। तो मेरा ये मानना है कि बहुत नाजुक सिचुएशन है। जैसे शक्ति फिल्म ले लीजिए, अब उसमें जो बाप बेटे का जो कॉन्फ्लिक्ट है, मुझे पता तुम्हें इतनी पसंद नहीं हो फिल्म अमिताभ की और दिलीप की और फिल्मों के मुकाबले, पर जो उनकी डायलॉग बाजी की जो हाईलाइट रील है ना, वो मुशीर रियाज, सलीम जावेद, जिन्होंने बैठ के उस पर काम दिया है, वो दोनों पड़ले भारी हैं। बेटा नाराज है, और बाप बाप है, उसको पता नहीं कि बेटा अभी मेरी मजबूरी समझ नहीं पाया कि मैं कितना प्रिंसिपल वाला आदमी हूं, तो मैं कानून से बेईमानी नहीं कर सकता। तो वहां कहीं पे भी वो दोनों बंदे हल्के नहीं होते। तो सरफरोश में मुझे ये लगा है कि जैसे तुमने कहा कि बहुत ही केयरफुल, बहुत ही एक एहतियात बरती गई है कि आमिर खान को उनका फैन बताया शुरू में, जो उनकी इंट्रोडक्शन है, फिर इंटरवल के बाद पता चलता है कि इंटरवल से पहले नसीरुद्दीन शाह ही एक जो इस फिल्म के विलन है। तो वहां तक आई थिंक दोनों को एक एक लाइनें ऐसी दी गई हैं कि आपको लग रहा है कि भाई हाँ, दोनों अपना काम ठीक कर रहे हैं। बट हाँ, नसीर डेफिनेटली काफी ऊंचे दर्जे के कलाकार हैं। तो जो वो मिर्ची सेठ उनको उठाते भी हैं, वो नींद में जो उठे हैं, वो सीन बहुत कम लोग कर सकते हैं उस हाँ, एफिशिएंसी से, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। और फिर उबासी लेते हैं, उबासी के बाद फिर पहले मिर्ची सेठ कहते हैं, फिर गुस्से में उसे मिर्ची कहते हैं। तो अगेन हाँ, अब ये सारी चीजें बहुत केयरफुल हैं, कि जैसे कि कि अब ये बातें यार वही है कि अब हम फिल्म पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ तो डालना है कि जो हमें समझ आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता किसी ने किसी को इसमें खाया है। आखिर में जब जो क्लाइमैक्स है, जहाँ पे नसीरुद्दीन शाह को आमिर खान बताते हैं कि तुम गद्दार निकले, तुमने धोखा दिया, तो दोनों की लाइनें काफी काफी नपी तुली हैं। और उस वक्त दो आइडियोलॉजीज की लड़ाई है, एक देशभक्त की और एक मुहाजिर की। मुहाजिर पे भी हमें बात करनी है कि मुहाजिर भी काफी अहम हिस्सा है हाँ, इस फिल्म बिल्कुल। का। आप बताइए कि जो, आई थिंक अभी जब हम बात करें नसीर की, तो आप बिल्कुल, ये बात हमें करनी भी थी कि जो एक तो आमिर का कैरेक्टर है जो कि एक पॉजिटिव कैरेक्टर, उसमें ज्यादा ग्रे नहीं है, उसमें कुछ है मतलब कि कमी निकालने के लिए। पर नसरीर का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहूंगा कि आप जो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी है कि जो वो मुहाजिर प्ले कर रहे हैं, और एक आध सीन उनके बेग के साथ भी है जहाँ पे उनको वहां से भी थोड़ी सी क्या जिल्लत महसूस हम्म। होती है, तो उसके बारे में थोड़ी सी आप बताइए कि हाँ। अगेन हमने पहले भी कहा था, राइट, जैसे कि बॉन्ड फिल्मों में कहीं पे भी आपको आपको एक विलन की रिस्पेक्ट तब होती है, या तो विलन मास्टरमाइंड हो या विलन बिल्ला जिल्लानी की तरह हो, राइट। तो कहीं ना कहीं, और यहाँ पे उन्होंने नसीर का किरदार भी बहुत बेखूबी से उसको अनरावल किया है, अनपैक किया है दर्शकों के लिए। तो जो मुहाजिर है उसका आई थिंक उर्दू का लफ्ज है, पर्शियन का वर्ड, उसका मतलब तो है इमिग्रेंट। तो मुहाजिर उन लोगों को कहा गया है जो उर्दू स्पीकिंग मुसलमान पॉपुलेशन बंटवारे के बाद पाकिस्तान गई थी, तो उनको आई थिंक ट्रेन वगैरह में बैठ के वो लाहौर या फैसलाबाद नहीं रुके, वो सीधा कराची में चले गए।
तो ये शायद लूज डेफिनेशन है, पूरी 100% नहीं है, पर कराची वॉज द टाउन ऑफ मुहाजिर, कि जो लोग उर्दू स्पीकिंग वहां आ गए। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट में भी बहुत है कि भाई कराची वर्सेस लाहौर राइवलरी है, फिर मुहाजिर एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो नसीरुद्दीन शाह का जो किरदार है गुलफाम हसन, वो उन नाराज लोगों से है कि जो बंटवारे के बाद जाके भी उनको अपना वतन नहीं मिला, कि उनको आउटसाइडर का दर्जा दिया गया। और फिर जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, कि जो इंडिया में अनरेस्ट फैला रहे हैं जो पाकिस्तान के एलिमेंट्स हैं, तो वहां भी एक मुहाजिर को यूज करते हैं। और फिर वहां पे भी दिखाया है, जो बेग का कैरेक्टर है, जो ब्रिगेडियर है, जनरल बैठे हैं, वो भी इसको बार बार मुहाजिर कह रहे हैं। तो फिर एक ही सीन में आखिर में बड़ा जबरदस्त का सीन है कि वो मुहाजिर होने के बाद जब बेग उनको कहते हैं कि भाई गवैयों की जगह सिपाही की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। तो हाँ बहुत हाँ लोडेड कमेंट है। और वो नसीर भी एंड में आमिर से, और नसीर का अगर बैलेंस शीट बनाए गुलफाम हसन की, वो एंड में तो गद्दार ही निकले कि भाई इस तरह की इस तरह की नाराजगी, इस तरह के जो आप टेरर फैला रहे हैं, उसका कोई डिफेंस तो है ही नहीं। पर हाँ, कि आपको एक वो है कि आप उस कौम में से हैं जो उधर जाके भी उधर के नहीं हुए, और यहाँ के अब आप हैं नहीं। आपको उस हवेली का हाँ है मुगालता, वहां पे आप रहते थे, आपकी हुकूमत चलती थी। तो आई थिंक काफी अच्छी तरह से उन्होंने दिखाया। फिर उनका एक अच्छा पॉइंट दिखाया, जो मिर्ची सेठ का किरदार गुलफाम हसन के किरदार को कहता है कि भाई अजय सिंह राठौर को यहीं काट देते हैं, रेगिस्तान में उसको मुंबई वापस नहीं जाने देते। तो वो कहते हैं, नहीं, ये मेरा दोस्त है और ये दोस्त से गद्दारी मैं नहीं करूंगा। तो कहीं बिल्कुल। ना कहीं हाँ हाँ इतने फ्लॉड कैरेक्टर का एक प्रिंसिपल व्यू है हर चीज में। और वहां पे भी जब वो कहते हैं कि हाजी कहता है, हाजी का नुकसान हो गया, तो कहते हैं तुम लोगों ने मुझ पे इतना पैसा बनाया, वो नुकसान तुम लोग देखो, मैं वो हाँ नुकसान नहीं हाँ भरूंगा। तो दिखाया कि वो इज अ मैन ऑफ कन्विक्शन, इज अ मैन ऑफ रॉन्ग प्रिंसिपल्स। पर फिल्मों में जब ऐसे दो किरदार खड़े किए जाएं, क्यों अजय की ट्रेजेक्टरी तो बहुत सिंपल है और बहुत रिस्पेक्टेबल है, जैसे तुमने कहा, कोई ग्रे नहीं है। जो आमिर का हम्म, किरदार है, कि वो देशभक्त फैमिली से है, उसकी लाइफ में एक ऐसी हादसा होता है, वो सब छोड़ छाड़ के वो लोग मूव हो जाते हैं दिल्ली से। और फिर जब दिखाया है कि वो एसीपी बन गए हैं, और आईएएस जैसी, ये नहीं कि आईएएस कोई बहुत ल्यूक्रेटिव जॉब है, बट कम्पेयर टू आईपीएस, आईएएस इज मोर, आई थिंक, मोर रिस्पेक्टेड जॉब। तो वो नौकरी छोड़ के वो उस लाइन ऑफ ड्यूटी में आ जाते हैं, जहाँ पे उनको देश की सेवा करनी है और देश के दुश्मनों का सर्वनाश करना है, अगर किसी कॉमिक की लाइन कोट करूं तो। वही है, अनस्टॉपेबल क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट इररिसिस्टिबल फोर्स या इररिसिस्टिबल। तो वही दिखाए हैं दोनों। तो इतनी मारधाड़ नहीं है फिल्म में, पर दोनों के आई थिंक माइंड सेट, एक मास्टरमाइंड है और एक बिल्कुल ही तुमने कहा श्रूड स्टूडेंट ऑफ द गेम है, जो पूरे पुलिस प्रोसीजर के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं अपने अंजाम तक पहुंचने के लिए। तो काफी मजा आता है इन दोनों की कहानी और इनकी हम्म। दोस्ती का सिलसिला फिर आखिरी सीन तक देख के। तो पता नहीं, मैं मैंने तुम्हारे को जवाब दिया है, मैंने बहुत लंबा बोल दिया नसीर के बारे में, बट आई थिंक नहीं, पर इस। नसीर के बारे में मैं एक और चीज, सॉरी, मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि जो आपने वो जो बात कही ना, कि वो कहते हैं कि नफे नुकसान वाली बात, वो बड़ा ही अच्छा सीन है। कि एक है कि वो बकरी का जो उन्होंने जो कान काट दिया है, उसके बाद वो जो डायलॉग है उनका, वो अगर आपको आपको याद होगा, वो कहते हैं कि सियासत के दलालों ने यहाँ पे लकीरें खींच दी, और फिर वो बड़े एक ना अच्छे तरीके से वो बात कहते हैं कि और फिर ये दोनों तरफ के जाहिलों को आजादी मिल गई कि कौन गधा तख्त पे बैठेगा। और मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो डायलॉग, और आज भी आई थिंक वो काफी वैलिड होगा वो डायलॉग। तो वो एक ना, वो एक अपने आप से जो इंसान बात कर रहे हैं ना, जो अपने आप से वो बेसिकली, आप अपने कभी पुराने घर जाएं और आप बात कर रहे हैं और आप बहुत हर्ट हैं, और आप, आई थिंक वो नॉस्टैल्जिया है उनका, जो हम यूज करते हैं आजकल बहुत वर्ड। और तुरंत फिर जब वो मिर्ची आता है, तो फिर वो जो एक गुस्सा उनके चेहरे पे, फिर वो कहते हैं कि उससे उसके नफे नुकसान से मुझे क्या, उन्होंने जो आपने कहा वो बात। तो ये भी एक एक्टिंग की कला है कि वो नसीर, और ऑब्वियसली उन्होंने बड़े डिफरेंट शॉट्स में दिया हो जो भी, लेकिन जो वो एक्टिंग कर रहे हैं वहां पे, वो बिल्कुल आपको उनकी जो लेयर्स है, मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत, और ऑब्वियसली उनका कैरेक्टर बिकॉज ग्रे है, और आपने जैसे कहा कि मुहाजिर है, कि दोनों तरफ से ही एक तरह से फंस चुका है वो, है ना। अ, तो बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, और वो उसके लिए आई थिंक बड़ा अदाकार ही चाहिए जो ऐसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर प्ले कर सकता है। और शायद वो जो वहां पे भी जो सीन है, जो सोनाली बेंद्रे का, जो वो कहती है कि डोंट माइंड मुहाजिर क्या है, गुलफाम साहब, हम्म। तो वहां पे वो समझाते हैं, और वो आई थिंक बिकॉज वो एक डिप्लोमेटिक पार्टी में बैठे हुए हैं, और वहां पे उन्हें बेग को एक की तरफ थोड़ा सा कटाक्ष भी करना है, और शायद इन्हें भी बताना है कि भाई, कि वो जो पूछ रही है सवाल, उसका जवाब देना है। तो डायलॉग तो है ही, पर वो जिस तरह से कह रहे हैं, मैं चाहूंगा कि जो भी सुन रहे हैं वो फिर से जाके वो सीन देखें, और आप देखेंगे कि वो किस तरह की अदाकारी कर रहे हैं वहां पर।
तो बिल्कुल नसरुद्दीन शाह के बारे में जैसे ही जो हमने शुरू में कहा कि जो जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बिल्कुल। चलिए। मैं तो एक क्रिकेट एनालॉजी भी डाल दूंगा, अगर ये बैटिंग पिच है तो वो उस पर डबल सेंचुरी मार गए हैं, और अगर ये बॉलिंग पिच है तो सबसे कंफर्टेबल बल्लेबाज वही लगे हैं। और इसमें मैं आमिर की कोई बुराई नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारे से मैं सहमत हूँ कि आमिर, जो इनके इतने बड़े फैन है, जब ऐसे किरदार, ऐसे बड़े कलाकार के साथ आप काम करते हैं तो आई एम श्योर आमिर ने अपनी गेम बहुत एलिवेट की होगी, अपनी लाइंस बहुत रिहर्स की होंगी, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा नसीरुद्दीन शाह से ऐसी इवन टर्म्स पे। और ये किसी भी एक्टर का हाँ ड्रीम है, राइट? ये नसीर या दिलीप कुमार या हाँ अमिताभ बच्चन के साथ आपको ऐसा रोल मिले तो हाँ मजा आया देख के। बट आई थिंक नसीर अपनी लीग में लगते हैं, हाँ। और ये आमिर खान पे कोई नॉक नहीं है, आमिर खान बहुत ही काबिल एक्टर है। बट आई थिंक और चलिए तो फिर आगे बढ़ाते हैं साकिब भाई, आमिर खान पे थोड़ी सी बात करते हैं कि मुझे तो आमिर खान का भी जो उन्होंने जिस तरह से ये किरदार निभाया है मुझे तो बड़ा पसंद है। कि जो हमने शुरुआत की जो सीन की बात करी, जब पहली बार मिलते हैं गुलफाम से, तो वो जो दो तीन लाइनें वो कहते हैं, वो उससे कहते हैं कि कोई शक तो कहते हैं कि अगर है भी तो दूर किए देता हूँ। तो हम्म। मुझे लगता है बिल्कुल आमिर खान के कारण कहीं पे भी ये नहीं है कि बिकॉज वो लाइंस उनकी थोड़ी सी, ये भी कह लीजिए कि गुलफाम हसन की लाइंस भी चार्मिंग है और फिर अदाकारी तो है ही, लेकिन आमिर खान ने अपना किरदार बखूबी निभाया है, मैं मानता हूँ। अ, तो मैं एक दो सीन के बताता हूँ कि जहां मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आमिर खान ने जिस तरह से एक्टिंग की है। एक तो वो सीन है जब उनके हाथ से वो जो बंदा उनका एक एक कैरेक्टर उनका पीछा कर रहा होता है, जिसको लगाया होता है सुल्तान ने, और जब वो उनके हाथ से निकल जाता है तो वो जब वो पुलिस वालों को डांट रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि वो सबसे एक एक चीज पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे थे, जो एक ट्रैफिक पे रहता है और एक हवलदार रहता है, तो वो कहता है मैं पान लेने जा रहा था, वो कह रहा था कि सर मैं चालान काट रहा था। तो वहां पे मुझे आमिर खान की एक्टिंग बड़ी पसंद आई। और मैंने दोबारा भी, मैं जब भी वो सीन देखता हूँ तो वो सीन भी बड़ा पावरफुल लगता है। कि और उस सीन की एंडिंग इस तरह से होती है कि वो बज्जू से कहते हैं कि इस फोटो की मुझे 10 कॉपी चाहिए, और वो दोबारा कहते हैं कितनी, और फिर बज्जू बिकॉज वो सीनियर है तो वो कहता है 10। तो मैं मानता हूँ कि आमिर खान ने ओवरऑल, और आमिर खान के लिए भी इवन दो इट्स अ पॉजिटिव कैरेक्टर, बट कुछ कुछ चीजें हैं जहाँ पे उनको भी वो लेयर्स दिखानी है, जैसे कि जब वो अपने घर में अपने माता पिता के साथ बात कर रहे हैं, या जब वो सोनाली बेंद्रे के साथ जो उनका ट्रैक चल रहा है, और बीच बीच में एक आध ऐसे इंसिडेंट आते हैं जहाँ पे सोनाली बेंद्रे के जब वो बंदा पीछा भी कर रहा होता है, जब एक तो वो सोनाली बेंद्रे के साथ है लेकिन वो एक एसीपी, उन्हें पता है कि एक बंदा पीछे कर रहा है। तो थोड़ी बहुत मैं समझता हूँ वहां पे भी कॉम्प्लेक्सिटी है, और उन्होंने आमिर खान ने भी एक अच्छा काम किया है उस पिक्चर में। नहीं, बहुत तो जबरदस्त काम आप क्या किया आई कहना थिंक। चाहेंगे? हाँ हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत जबरदस्त काम किया। और आमिर एक सीरियस संजीदा एक्टर है, और एसीबी राठौर एक बहुत ही सिंसियर कैरेक्टर है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो संगम तो है ही। और आमिर खान के बारे में कहा भी जाता है कि ये रोल में इनकी एक पॉजिटिव इंटरफेरेंस तो रहती है। तो वो निखर के आया है काफी स्क्रीन पे। कम शब्दों वाले इंसान दिखाए, एक्शन में बिलीव करते हैं, पर ऐसा एक्शन नहीं कितने मारने वाला। उनका एक्शन है स्ट्रेटेजाइज करना, और हमेशा एक तरह शतरंज की बरसात बिछी हुई है तो उसमें आगे रहना, और फिर बहुत जल्दी अगली मूव समझना। तो काफी, और वो हाँ सीन बहुत जबरदस्त है। हाजी का किरदार इनको अस्पताल में मारने आता है, इनकी टांग हाँ टूटी हुई है। तो उस हाँ सीन में चाहे एक्शन है पर उसमें एक्टिंग बहुत अच्छी है। वो सीढ़ियों से नीचे आमिर खान को खींचते हुए ले जाते हैं। तो ये सारे सीन ऐसे थे जो उस टाइम इतने नहीं देखे गए थे। इसको मैं परिंदा के जैसे परिंदा, मैंने पहले भी कहा है कि परिंदा की एक बॉम्बे अंडरवर्ल्ड के बारे में ऐसी फिल्म थी जो पहले दिखाया नहीं गया था फिल्मों में। वैसे ही आई थिंक सरफरोश के जो सारे किरदार हैं, आमिर का एसीपी राठौर खासतौर पे, ऐसा किरदार पहले फिल्म जगत में, ऐसा पुलिस वाला पहले नहीं आया। हाँ तो आई थिंक मैं तो आमिर को मानता हूँ कि उनके काफी अच्छे रोल्स में से एक है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। और उन्होंने नसीर की इंटेंसिटी, नसीर की ईज मैच करनी चाहिए, जो इजी नहीं होता। उनके जो सीन है, 4 या 5 सीन, शुरू के 3 दोस्ती के सीन और फिर आखिर का कॉन्फ्लिक्ट का सीन, आखिर के सीन में आमिर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। और खासतौर पे जब वो अखिलेंद्र मिश्रा को कहते हाँ हैं कि हाँ जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर, हराम सा तो वो बहुत ही जबरदस्त सीन है, जो उनका एक्सप्रेशन है, और जो हरामजादा हाँ भी उन्होंने रुक के कहा है। हाँ क्योंकि मैं इन चीजों का पॉजेज वगैरह का मुझे बहुत मजा आता है देख के, कि आप कैसे निभा रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं, कि वो नसीर से मुड़ के फिर उनकी तरफ आते हैं मिर्ची सेठ की। नहीं तो बहुत 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 मंझी परफॉर्मेंस है। और इसमें कभी उनका कोई इंटरव्यू मिले तो आई थिंक शेयर कीजिए, जो भी सुनने वाला है, कि मैं सुनना चाहूंगा उनकी प्रोसेस क्या थी इस रोल के बारे में। तो मेरी तरफ से हाँ। फुल मार्क्स है। इट मे उनके आई नॉट बी थिंक अ एक दो, रंगीला और जो जीता वही सिकंदर, बट इट्स प्रीटी हाई। हाँ, उनके एक दो इंटरव्यूज हैं जहाँ पे उन्होंने बिल्कुल सरफरोश के बारे में बात की है, क्योंकि और उस पे हम थोड़े आगे बात करते हैं। और
शायद उन्होंने स्क्रिप्ट के बारे में भी एक इंटरव्यू में बात करी है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि भाई कि 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 ये थोड़ा सा एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट भी था। बाद में स्क्रिप्ट में इन्होंने कि भाई कि ये पुलिस इंस्पेक्टर है, तो लोगों को तो लग ही नहीं रहा है कि जो उनकी जो टेस्ट स्क्रीनिंग होती है उसमें ये पता चला कि उसमें उनको जो फीडबैक मिल रहा था वो लग रहा था कि भाई इन्वेस्टिगेट कहाँ कर रहे हैं। तो उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा कि जो वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स है, वैसे मैं हर सीन के बारे में शायद यही कह रहा हूँ, पर जो सुरेखा सीकरी के साथ है, जो सुल्तान की माँ के पास के घर में जाते हैं, वो जो बॉम्बे के एक चाल में शायद रह रही हैं, एक छोटे से एक कमरे के आ, जो खोली कहते हैं हम, वहां पे रह रही हैं, और फिर वो वहां पे जाते हैं। वो मुझे सीन बड़ा पसंद है। आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे कि जिस तरह से वो बात करते हैं उसकी माँ से पहले वो शुरुआत करते हैं, और फिर वो नहीं, जब तुम ही उनको कहो, पता। क्योंकि तुम ही ने मुझे सीन बताया था जब, और मैं तुमसे ज्यादा कोई डिफरेंस मेरा ओपिनियन नहीं है इसमें। आई थिंक तुम ही दो कि तुमने बोला सीन बहुत जबरदस्त है, और मैं एग्री करता हूँ कि सीन काफी अच्छा है। जब पुलिस की तहकीकात में थोड़ी बदतमीजी, थोड़ी सख्ती दिखाते हैं वो सुल्तान की मदर के साथ, तो बाकी आई थिंक खत्म करो इस बात को। बिल्कुल बहुत जबरदस्त सीन है, बहुत सटल सीन है, क्योंकि ऐसे सीन हाँ से थोड़ा एक फिल्म का टेम्पो बनता है कि इंटेंसिटी के बाद भी यहाँ इनको लग रहा है कि इनसे एक दो बातें गलत हो गई हैं, ये सख्ती दिखाई हाँ, है, पर बात। आई थिंक वो जो जो पुलिस है उसका एक ह्यूमन साइड दिखाया है वहां पे कि जब वो जाते हैं तो वो बिल्कुल वो, बिकॉज पुलिस एक अपने एक मिशन में होती है कि भैया हमें पता लगाना है, और वो चाहते हैं, और मुझे लगता है ये बात पता नहीं कितनी वाजिब है, करनी चाहिए नहीं, पर हम एसोसिएट कर देते हैं कि भाई कि मुजरिम का माँ बाप भी वैसे ही होंगे, मुजरिम की बहन भी वैसी होगी, भाई भी वैसे ही होगा। तो उसी थिंकिंग से हम जाते हैं कि जब हम उनके लोगों से भी बात करते हैं, जब हमें पता नहीं रहता है, हम लोगों को तुरंत एक आइडेंटिटी, मतलब एक लेबल चिपका देते हैं। तो वही होता है कि वो सुल्तान की माँ के पास जाते हैं और वो पहले पूछते हैं, "ये बुढ़िया क्या है?" और फिर बाद में जब उन्हें रियलाइज होता है, जब वो कहती है कि भाई कि वो तो चला गया था, मैं तो कभी नहीं मिली उससे, जब जब से उसने पहला कत्ल किया था। और वो मुझे सीन बहुत पसंद आता है जब आमिर खान कहते हैं कि माफ कीजिएगा, सख्ती बरतनी पड़ती है, और फिर वो बाद में आती हैं और वो फिर वहां पे वो जो कहती हैं कि आप अपना कार्ड दे दीजिए, अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको इत्तला कर दूंगी। तो एक इम्पॉर्टेंट सीन है, बिल्कुल मुझे बहुत पसंद है। और वहां पे सुरेखा सीकरी की, जो कि अब नहीं रही हमारे साथ, पर उनकी भी तारीफ करनी बनती है कि एक उनको शायद लोगों पॉपुलर कल्चर में वो तो, अगर टीवी आपने देखा है 90s में, तो बिल्कुल वो सबके जहन में बसी हुई है। पर अभी वो पॉपुलर कल्चर में थोड़ा सा और ज्यादा खास करके मैं कहूंगा कि जो बदायूं फिल्म आई थी उसके बाद उनको लोगों ने ज्यादा अप्रिशिएट करना शुरू किया था। पर एक ये है कि एक जो बहुत ही मंझी हुई कलाकार हैं, उनका आप देख सकते हैं कि एक सीन में ही वो किस तरह से, मतलब आपको दिया गया है वो सीन, और उन्होंने कितने बखूबी वो सीन निभाया है। तो वो सीन मैं बात करना चाहता था। अब साकिब भाई थोड़ी सी किरदारों पे, जो जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं इससे पहले कि। डोंट माइंड सोनाली बेंद्रे पे थोड़ी बात की जाए। हाँ बिल्कुल, सोनाली बेंद्रे पे बात कर ली जाए, वो भी हाँ। हाँ तो तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको सोनाली बेंद्रे का, बिकॉज आई थिंक उनको दिल्ली का दिखाया गया है और आप दिल्ली में थोड़ा बहुत रहे हैं, तो मैं आपसे बस पूछना चाहूंगा कि आपको कैसा लगा सोनाली बेंद्रे का कैरेक्टर जो उन्होंने सीमा का निभाया है। अब पता नहीं इसमें यार दिल्ली की कितनी बात है, मैं दिल्ली में अच्छा खासा टाइम बिताया है, बट मैं दिल्ली तो नहीं कहूंगा। पर मुझे जब भी मैंने फिल्म देखी थी तो मेरे हाँ दिमाग में सीधा ये आया था कि ये जिसने भी लिखा है किरदार, ये शोले की बसंती हेमा मालिनी का कैरेक्टर, उसके लिए ओके, कोमाशा है कि वो एक ट्रिब्यूट है, बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है, सॉरी मैं या इंटरप्ट कर रहा या हूँ पर। नहीं हाँ नहीं, या इंस्पिरेशन है। क्योंकि शोले में भी जो इतनी एंटरटेनिंग फिल्म है, जो इतनी इंटेंस हो जाती है आगे जाके, मसाला इंटेंस जो भी कहो से, वहां पे बसंती के डायलॉग्स और जो ह्यूमर है वो एक इंटेग्रल पार्ट है, और उससे मजा आता है। कभी आपको नहीं लगता यार ये क्यों पका रहे हैं, सीधा गब्बर के सीन पे आओ या सीधा या ठाकुर के सीन पे आओ, ऐसा नहीं है। तो वैसा ही यहाँ पे है कि जहाँ एक फिल्म इतनी इंटेंसिटी की तरफ बढ़ रही है और एक फिल्म का स्टोरी ही हीरो है, तो वहां पे आई थिंक सीमा का जो किरदार है, सोनाली बेंद्रे के, उनके डायलॉग्स वगैरह एक फ्रेश एयर की तरह आते हैं कि आप वो मोमेंट्स एंजॉय करते हैं, एक्सेप्ट वो जो गाना है। तो आई थिंक वो कहीं से भी आउट ऑफ प्लेस नहीं लगती मुझे उनका। और जो अजय सिंह राठौर का पहले अधूरी लव स्टोरी दिखाई जाती है, दिल्ली में खत्म हो जाती है क्योंकि अजय के कैरेक्टर को बाहर जाना पड़ता है, कभी फिर कितने हम्म। साल बाद वो मिलते हैं, आई थिंक किसी ऑडिटोरियम में जहाँ गुलफाम हसन की गजल का कॉन्सर्ट हो रहा है। तो हाँ, बाकी फिर किरदारों पे आते हैं। ये नहीं कि सोनाली का काम को बहुत ज्यादा डीप है, पर आई थिंक वो कैरेक्टर बिल्कुल बिलोंग करता है। और उस फिल्म में ज्यादातर मैं कहूंगा कि भाई कई बार मुझे ऐसे किरदार हटा दो और फिल्म टाइट हो, बट हाँ, और बाकी काम की बात करेंगे तो
तुम्हारा फेवरेट किरदार कौन है? जो मिर्ची सेठ है, हाजी है, सलीम की तो हम बात कर चुके हैं, वीरन है, किस किरदार के बारे में बात करना चाहोगे? बाला ठाकुर? हम्म, मेरे बहुत सारे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, पर मैं फटका की बात करना चाहूंगा कि फटका जो वो गाना गाता है, आसमान में लाखों तारे। क्योंकि बाकी सब कैरेक्टर्स की तो हम बात कर चुके हैं कि वो एक कैरेक्टर था, और उस समय जब वो फिल्म आई भी थी, तो शायद जब हम दोस्तों के साथ बात करते थे, या कभी भी आपकी अगर सरफरोश को लेके किसी से बात हो, तो वो जो जिस तरह से उसने कॉमिक तरीके से वो प्ले किया है फटका का कैरेक्टर, वो आपके दिमाग में बस चुका है। मतलब अ, जो एक बिल्कुल क्या बोलते हैं कि जो ईव टीजिंग कर रहा है, और उसके बाद फिर वो लेकिन पुलिस को इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। और मुझे खास करके वो सीन बड़ा पसंद आता है जब उसको पैसे देता है सलीम, तो वो उसको कहता है आ, कि जब वो पैसे देते तो कहता है कि नहीं, ये आप मेरी तरफ से रखिए, ये आप उसके जो ड्राइवर है उसको मार दीजिएगा। तो मुझे बड़ी अभी भी हंसी आती है कि एक जो फकीर से लोग होते हैं, राइट, जिनके पास कुछ नहीं है पर एक जो केयरफ्रीनेस होती है, और एक जो दिलेरी होती है, जो हम कहते हैं कि बिल्कुल है कि भाई कि मेरे को कैसे बोल दिया तूने, है ना, जबकि वो कुछ नहीं है, एक ही इज अ रोड साइडर, उसका शायद होमलेस ही है वो। तो एक वो कैरेक्टर है। बाकी मैं एक और चीज जो बात करना चाहता था इस फिल्म में, वो है जो आमिर की फैमिली दिखाई गई है। अ, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगेन, जो उसकी शुरू की फैमिली दिखाई है कि वहां पे वो दिल्ली में मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग है उसकी, उसके फादर मदर, और मदर की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी है मुझे, स्मिता जयकर की। कि वो शुरू में भी आप देखेंगे कि अगेन वो चीज रिपीट होती है कि वो पहले अपने पति को रोक रही है कि तुम्हें क्या जरूरत है जाके गवाही देने की, और फिर बाद में भी जब वो आमिर खान बाहर जा रहे हैं, तो वो कह रही है कि और नहीं है कि कोई पुलिस वाले, तुम ही क्यों जा रहे हो। तो ये बहुत एक नॉर्मल सी, आई थिंक, मिडिल क्लास बातें होती हैं जो शायद हमारे घरों में होती है, कि कभी भी हमें यही कहा जाता है कि भाई कि तुम जाके, मतलब इतनी बहादुरी मत दिखाओ। वो किताबों में वो अच्छी लगती है बहादुरी, कि हाँ भाई कि हम सही हैं, ईमानदार है, पर जब आपसे करने को कुछ कहा जाए तो शायद वो हम, और मैं ये कटाक्ष उनकी मदर के कैरेक्टर पे नहीं कर रहा हूँ, शायद ये हर माँ वैसे ही सोचती है, शायद मैं भी एज अ फादर अपनी फैमिली के बारे में वैसे ही सोचूं। तो वो मुझे बड़ा अच्छा डायनेमिक लगा है उनकी फैमिली का, जो वहां पर दिखाया गया है। अ, कि जो एक तरफ से रोका भी जा रहा है, पर और वो एक बेटा उनके जो खो भी चुकी हैं, तो आई थिंक वहां पे ये भी हमें बात उस इक्वेशन में लानी है कि उनकी फैमिली एक बेटे की कुर्बानी दे चुकी है, और उनके जो बिल्कुल फादर हैं बिल्कुल उनको भी जो पैरालाइज तो नहीं हुए, पर आई थिंक काफी उनको चोट पहुंची, और उसके बाद वो पहुंची, कभी हाँ। फुल्ली 100% वो नहीं हुए, एक्टिव नहीं हुए ना। वो बोलने में उनको तकलीफ है, जो भी उनके गले में हमेशा वो प्लास्टर चढ़ा रहता है। तो बिल्कुल, बस तुम्हारी वो बात तो बिल्कुल जायज है कि जो माँ है और जो फैमिली के मेंबर होंगे वो नहीं चाहेंगे कि भाई किसी ऐसी चीज में जाओ जहां आपको जोखिम हो। और वो आइडियलिज्म और रियलिज्म के बीच की बहुत फाइन लाइन है, जो फैमिली के लोग चाहेंगे कि भाई अपनी जान को जोखिम ना डालो या तुम मुसीबत ना लो। तो ऐसी मिडिल क्लास फैमिली, आई थिंक ये इसमें कुछ वो गलत नहीं है कि तो। और हाँ, बाकी दिल्ली में तुम भी जा रहे होगे, आई थिंक तुम्हारी सिटी में कहाँ, भिलाई में, राइट? हाँ, तो वहाँ पे तुमने भी ऐसी फैमिलीज बहुत देखी होंगी, तो आई थिंक कोई दिल्ली की फैमिली या भिलाई की फैमिली डिफरेंट नहीं है। और मैं आर्मी स्कूल गया हूँ, तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स आर्मी फैमिली से हैं। मेरे फादर भी आर्मी में थे, पर वो मेरी पैदाइश से पहले उन्होंने आर्मी छोड़ दी थी। तो ऐसे देशभक्त लोगों के आसपास मैं बहुत रहा हूँ जिनका मकसद ही था कि सर्विस में जाना ही जाना है, जिन फैमिलीज की परंपरा थी कि भाई एनडीए तो क्लियर करना ही है, फौज में तो जाना ही है। तो हाँ, मतलब और मैंने ऐसे लोग भी देखे हुए हैं कि अ, जो जो कभी फौज में नहीं जाएंगे ना, कभी जाना चाहेंगे। तो हर तरह का इंसान है इसमें, बट हाँ, पर मुझे फौज में लगता है जाने ऐसा की, ही। मुझे लग हाँ, आप कहिए अपनी बात, फिर मैं कहता हूँ कि फौज का नहीं जाना मैं समझता हूँ, क्योंकि एक आप कंप्लीट करिए, फिर मैं कहता हूँ। नहीं, फौज का एक जज्बा भी है, राइट? एक हाँ। ट्रेडिशन है कुछ फैमिलीज का, एक फौज में जाना है। ऐसे मेरे साथ एक दो लोग क्रिकेट खेला करते थे स्कूल में, जिनके घर में बाप बड़ा भाई सब फौज में जा चुके थे। तो उनका एक बंदे का तो एक क्राइटेरिया था कि उनको एनडीए का एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद फौज नहीं करनी तो सही है। और मेरे हम्म। फादर भी एनडीए स्कूल को बहुत हाई मानते हैं, कि वो खुद आर्मी में रह चुके हैं। तो वो कहते हैं कि एनडीए में तो
कितने ऐसे कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट और कहाँ कहाँ अफ्रीका वगैरह से, जहाँ से रॉयल फैमिली के लोग आते थे जस्ट टू बिकम अ जेंटलमैन, कि एनबीए एनडीए में आके आपको इंसान बनाया जाता है, कि आपको टाइम की पाबंदी, खाना पीना, डिसिप्लिन, फिटनेस। तो एनडीए की एक अपनी शान है। अगर आर्मी वालों से बात की जाए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो ये खैर आर्मी की फिल्म नहीं है, पर मैं आर्मी वालों को जानता हूँ, तो मैं पुलिस वालों को इतना नहीं जानता। तो हाँ, और आई थिंक इसमें कोई आयरनी नहीं है कि आमिर खान तैयार है अपने आप को देश के लिए लुटाने के लिए। उनके फादर एंड में कहते हैं तुम जाओ, डिस्पाइट उनके भाई की कुर्बानी हो चुकी है, उनके फादर को लाइफ लॉन्ग एक इंजरी हो चुकी है, पर वो कहते हैं नहीं, इसको आज ना रोको। तो वो आई थिंक किसी भी घर की कहानी है हाँ। कि भाई जहाँ आप मैं- एक कुर्बानी दे चुके हैं, तो माँ कभी नहीं चाहेगी उनका दूसरा बेटा भी लाइन ऑफ ड्यूटी में मारा जाए। हाँ, तो और उनकी माँ की मैं ये बात कहना चाहूंगा कि वो अपने पति को भी शुरू में भी रोक रही थी जब वो हादसा नहीं भी हुआ रहता है, तो आई थिंक वो एक डर तो रहता ही है कि जो माँ का है वो बाद में तो बिल्कुल और एग्रीवेट होता है कि जब आपने देख ली एक जब हादसा, उसके बाद तो आप बिल्कुल ही और क्या बोलते हैं सतर्क हो जाते हैं कि भाई अब तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। पर हाँ, वो शुरू में भी अपने पति को भी रोकती ही रहती है कि तुम्हें गवाही देने की क्या जरूरत है, और भी तो लोग हैं। और फिर वो कहती है कि बाकी तो वो कहते हैं कि मेरे साथी की और भी हैं, तो कह रहे पर उनको तो धमकी नहीं मिली है ना। तो वो शायद हम बिल्कुल, और उनका डर बिल्कुल वाजिब है, मैं उस डर को ये नहीं कह रहा है कि वो बिल्कुल इलॉजिकल है। पर शायद मैं बस ये कहना चाह रहा था कि वो जो मिडिल क्लास के डायनेमिक्स है वो भी बड़ा अच्छा लगता है, जो शुरुआत से अगर टाइन करे उस बात से जो आपने कहा कि जो 40 मिनट या जो मिनट लग जाते हैं पता लगने में कि आमिर खान एसीपी हैं, तो ये लिखाई की फिर से तारीफ होनी चाहिए कि जो 40 मिनट आपने जो उसकी लेयरिंग करी है उस कैरेक्टर की, जो आपके उसका बैकग्राउंड दिखाया है कि थोड़ी सी लव स्टोरी दिखाई है, और फिर उसके फादर जो एक बहुत बड़ा हादसा है किसी भी फैमिली के लिए वो दिखाया है, तो वो भी एक किरदार को क्या है मतलब क्या बोलते हैं कि सॉलिडिफाई करता है। जो आमिर खान का कैरेक्टर है वो इसीलिए अच्छा लगता है कि वो हर फिल्म में शायद देखने नहीं मिलता है। और फिल्म में मैं हमेशा समझता हूँ कि वो, जैसे कि आपने भी कहा था कि शायद ओटीटी होती तो आपके पास 8-9 घंटे हैं वो किरदार के एक एक लेयर दिखाने की, वो इससे मिल रहा है, इससे कैसे बात कर रहा है। पर फिल्म में वो आपके पास स्कोप बहुत कम होता है। पर उसी में उन्होंने वो जो शुरू के 40 मिनट में वो जो आमिर खान के कैरेक्टर की पूरी जो एक हिस्ट्री बयां कर दी है, वो बड़े अच्छे तरीके से करी है। और उन्होंने बिल्कुल, अगर ये कोई मैच हो तो अपोनेंट्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए, राइट? पहला सीन जो वीरन का है, राइट? तो पूरा उन्होंने एक हाँ, स्टेज सेट की गई है, क्या हो रहा है, हथियार कहाँ आ रहे हैं। वो बहुत ही एक तरह से एक एक मर्सिलेस सीन है, कि जिस हिसाब से उस शादी वाली बस को रोका जाता है, फिर उनके जेवर वगैरह पैसा छीन के उन सबको हाँ, मारा जाता है। तो वहां से उन्होंने बहुत ही एक जैसे कहते हैं कई फिल्मों में होता है कि भाई आप स्टार्ट करते हैं इधर उधर बात करें, अगर आप वीडियो पे देख रहे हैं, वो सीन बिल्कुल आपको बात करने से हटा देता है, कहते हैं, चलो भाई ध्यान दो। तो वो ऐसी एंट्री नहीं है, जैसे मैंने घायल का भी कहा था, पहले सीन में सनी देओल जेल में है, ताज़ी रातें हिंद, अजय मेहरा को ये हो हम्म, गया है। तो वो सीन हाँ, कुछ ऐसे होते हैं कि बिल्कुल आपको कहते हैं भाई कुछ होने वाला है, और ध्यान दो, और वहीं से फिर आपकी पूरी अटेंशन, तवज्जो जिसे कहते हैं उर्दू में, वो पकड़ लेता है, और फिर आप हिलते नहीं है। तो हम किरदारों की हाँ। बात कर रहे हैं, तो एक और किरदार है इसमें जिसको मैं भूलना नहीं चाहता, तुम उसके बारे में बात करो, जो आज की दुनिया का बहुत माना हुआ एक्टर है। तो नवाज की डेब्यू थी, यहाँ पे बात की जाए उस पर भी। हाँ, 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 बिल्कुल। आ, सबसे खास बात मुझे इस कैरेक्टर की जो लगती है ना नवाज की, कि जब मुझे बिल्कुल याद है कि जब हम फिल्म देख के निकले थे और जब दोबारा भी देखते थे, तो हमेशा ये सीन मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि ये जो बंदा रो रहा है ना वो किस तरह से रो रहा है, वो कह रहा है कि साहब मैंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल मतलब। और नवाज ने अब बिकॉज उसका इतना काम हमने देख लिया है, तो बहुत सारे जगह पे मुझे वो झलकियां दिखती हैं उसकी, कि ये एक्टिंग इसने की है। और ये बहुत काफी बाद में ही पता चला हमें कि नवाज वहां पे था, सरफरोश में, कि वो उसका नाम नवाज था, वो कैरेक्टर मतलब वो कह लीजिए कि वो जो कितना 1 या 2 मिनट की स्क्रीन टाइम है वहां पे, तो वो जिस तरह से कर रहा है एक्टिंग, वो मतलब उस समय तो शायद आपको लगे कि यार ये तो फिलर एक्टर है, किसी को बस आपने बुला के एक्टिंग करवा दी है ना, और वो शायद रो रहा है। पर बाद में आपका नजरिया बिल्कुल बदल जाता है कि वो आपको लगता है कि नहीं, बिल्कुल इसने जान डाली है उस सीन में भी, वो जिस तरह से रो रहा है और वो एक्टिंग कर रहा है। और मैं इसी को कड़ी को जोड़ते हुए तलाश पे आऊंगा, कि तलाश में भी एक सीन है जहाँ पे 2 सीन है जहाँ पे आमिर खान जीप से आते हैं, पुलिस जीप से, और वो देख लेता है नवाज, लेकिन वो इग्नोर कर रहा है उनको, और फिर वो उसको बुलाते हैं। तो वो कहता है साहब मेरे को बुला रहे हैं तो और वो कहता है कि आमिर खान, हाँ तुम्हारा ही नाम है ना तैमूर। हम्म, तैमूर। तो फिर भी वहां पे भी आप देखेंगे कि वैसी एक्टिंग वो थोड़ी थोड़ी सी करता है, वो कहता है कि नहीं साहब मैं तो कुछ नहीं, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, और इस तरह से।
अ, तो नवाज का एक तो ये है, और फिर एक सीन दोबारा जो मुझे तलाश में याद है कि वो जब इंटरोगेट करते हैं तो आमिर खान वहां पे उसको कहते हैं कि इसको छोड़ दो, है ना। हाँ, पर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि शायद नवाज पे कभी हम करें पॉड, कि जो उसने वो 2 मिनट किए हैं, वो मैं तो जितना जानता हूँ और जितना मैंने सरफरोश देखी थी, तो मुझे उस समय भी वो किरदार बिल्कुल याद था, भले मुझे नाम नहीं पता था, पर वो एक छाप बिल्कुल छोड़ी थी नवाज के उस 2 मिनट के कैरेक्टर ने। और ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं सरफरोश में। पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि क्या आपको उस समय वो सीन उतना पसंद था जो वो नवाज वाला सीन था, क्योंकि बाद में तो हम सबको पता चला कि नवाज का ये सीन था सरफरोश में कि अ, तो शायद आपने भी न- उतना ही गहराई से नोटिस किया था कि मतलब मैं सीन की बात कर रहा हूँ, कोई भी ये नहीं, तो मैं, नहीं कह हाँ, मैं जानता गुलफाम साहब को ही कोट करूंगा। मैं उस ईमानदारी से इस बात का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि अब मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है, क्योंकि इतना हाँ टाइम हो गया है। पर हाँ मैं ये तो कहूंगा कि जब नवाज का राइज हुआ है 2010 वगैरह के आसपास, तो सब ने उनके IMDb या विकिपीडिया पेज पे जाके देखा है जो भी। हाँ। तो तब मुझे पता चला कि इन्होंने सरफरोश में पहले काम किया, तो मुझे वो सीन याद नहीं है। हाँ, पर फिल्म ओके। दोबारा देख के मुझे वो सीन तब अच्छा लगा था, किस तरह से उन्होंने डरा के और दीवार में गोली मार के हाँ उन लोगों से सच्चाई या जो इन्फॉर्मेशन सलीम के किरदार को चाहिए थी, ACP राठौर और सलीम निकलवाते हैं। तो वो सीन तो उस वक्त भी अच्छा लगा था। पुलिस प्रोसीजरल की चालाकियां जिसको हम कहें, उनकी एक लिस्ट बनानी चाहिए इस फिल्म के बाद। तो पर हाँ, मुझे किरदार याद नहीं था। हाँ। और नहीं, मैं, उसमें एक चीज साकिब भाई वो बहुत अच्छी करता है वहां पे, अगर आप दोबारा आप देखना वो सीन, जब वो कहता है वो जो साइड में उसके खड़ा है बंदा, वो रोते रोते बोलता है अरे तू भी बोल ना। आई थिंक होता है जब आप पुलिस के हाँ, हाँ, सामने खड़े हैं तो आप नहीं, वो कन्विंस नहीं मैंने करवा देखा पा है। रहे हैं कि भाई मैंने कुछ नहीं किया। हाँ हाँ पर वही हाँ मैं कह रहा हूँ, वो बायस है। जैसे अब हमने ओमकारा की बात भी की थी, तो मुझे पंकज हाँ त्रिपाठी बहुत पसंद है पिछले 7-8 साल से। तो और ओमकारा मेरी फेवरेट फिल्मों में से तुम्हारी तरह। तो और जो मेरा फेवरेट सीन भी वो अजय देवगन वाला है कि कप्तान सरहद हार गया। तो उसमें भी जो पंकज त्रिपाठी खिंचलू है, अब ये चीज नहीं याद रहती, क्योंकि ध्यान नहीं दिया था। ध्यान उस वक्त कप्तान पे और ओमकारा पे था। और हाँ फिर जब पंकज की हिस्ट्री देखी और फोन निकाल के उनका देखा कहाँ शुरू, फिर मैं ओमकारा में कहाँ थे। फिर मैंने ओमकारा दोबारा आई थिंक फास्ट फॉरवर्ड करके देखी पंकज को ढूंढने के लिए। तो हाँ आई थिंक ब्यूटी लाइज इन आई ऑफ द बिहोल्डर, वहां मैं फेल हाँ हुआ हूँ, नवाज के टाइम भी और पंकज के टाइम भी। ये दोनों बहुत ही उम्दा कलाकार हैं। तो पंकज तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। पर हाँ, कई बार हम सीन की तो ध्यान देते हैं, और ये कमजोरी है कि वहाँ हर एक्टर का हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि फिर वो स्टार वर्सेस एक्टर वाली बात आ जाती है कि शाहिद कपूर का मैं बता भी दूं तुम्हें कुछ, अगेन शाहिद कपूर को खराब एक्टर नहीं, मेरे मुंह से उनका नाम निकल गया। पर हाँ, कई बार नवाज, पंकज, जयदीप अहलावत, इन लोगों की शुरुआत याद नहीं रहती। हाँ। वो और ये बिल्कुल आई एक थिंक कमजोरी है, और एक, हाँ, ये मेरी कमजोरी है। नहीं नहीं बिल्कुल, आप आई थिंक एक बार जब आपको पता चल जाता है तो आई थिंक वो तो आपका ओपिनियन क्लाउड करता ही है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन जो शायद जब आप उस समय देख रहे थे नहीं पता थी और बाद में थोड़ा होता है। पर मैं तो ये कहूंगा कि वो सीन मुझे हमेशा याद था, और वो सीन बहुत जिस तरह से जिस मुझे नहीं पता था कि नवाज है, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो जो भी प्ले कर रहा था। पर हाँ, कि अब पता चल गया कि नवाज है तो शायद उसकी हम और ज्यादा तारीफ करते हैं उस बात की। नहीं, मैं तो मानता हूँ हाँ सरफरोश तुम्हारी फिल्म है, जैसे दीवार हमारी फिल्म है। तो आई थिंक मैंने तुम्हारे नजरिए से काफी पॉइंट दोबारा स्टडी किए हैं। जब मैंने फिल्म, आई थिंक ये 1.5 बार देखी है मैंने फिल्म इस पॉडकास्ट के लिए। तो पहली बार जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि मुझे इतना नहीं मालूम इस फिल्म के बारे में। तो और जो तुम्हारी नॉलेज को मैच करने के लिए फिर मैंने गुलफाम के सीन और नवाज के सीन फिर मैंने बार बार देखे। और फिर वो डायलॉग मैंने रटा, जो सिंपल सी लाइन है, क्या ठाकुर, तो अब वो हाँ आज भी बहके हुए पैसे नहीं उठाता, वो तो मैं नींद में ही बोल दूंगा। और वो जो हाँ उससे पहले का सेटअप है, आप रेस खेलने जाते थे और वहां बूट पॉलिश करवाते थे, आई मीन उससे तो ग्रेट लाइन ही कोई नहीं है। फिर अगली लाइन आती है, हाँ बिल्कुल सब हिल जाते हैं, बच्चा है कि वो बच्चा है। हाँ पर नहीं, तुमने काफी बात उठाई। तलाश पे भी एक पॉडकास्ट की जाएगी, सुनने वालों का भी नोट भी भेजो भाई, अगर हमारी पॉडकास्ट थोड़ी आपको पसंद आ रही है। और हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हाँ बिजी टाइम में अपनी जॉब पे या जिम जाते हुए या कार में बैठे हुए, ट्रेन में बैठे हुए आप लोग सुनते हैं। तो हर किसी को तो हम पर्सनली थैंक यू नहीं कर सकते, पर हम सबको पता है आप जहाँ भी हैं कि आपकी हौसला अफजाई और अ, मजा तभी आता है कि इस डिस्कशन किसी और को मजा आए, पसंद आए, फिर वो और फीडबैक दें। और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी हम्म चाहिए। हमने 2-3 चीजें चेंज की हैं इस एपिसोड में, जो हमें कंस्ट्रक्टिव हाँ। फीडबैक मिला था। और क्या बात करेंगे बिफोर वी रैप द शो, साहिल? और क्या है जो एक सरफरोश का बाकी है? एक और मैं किरदार की बात करूंगा, राजेश जोशी जिसने बाला ठाकुर प्ले किया है।
उन्होंने वो रंगीला में भी जो पकिया बनते हैं आमिर खान के साथ, तो आमिर खान की 2 फिल्मों में उनका बहुत बड़ा रोल है। और एक सुल्तान है जो कि प्रदीप रावत हैं, जो गजनी बने हैं। आई थिंक गजनी से बहुत फेमस हो गए थे वो, जो मेन विलन था। तो इन दोनों किरदार भी मुझे लगता है सुल्तान के डायलॉग भी मैंने बहुत मतलब 1-2 डायलॉग तो बड़े हम बोलते थे, और वो जिस तरह के वो छिछोरे बने हैं, या वो एक अ, उस सेटअप में जो वो मुंबई में रह रहे हैं ना, बिल्कुल जो बंदा बिल्कुल ही, मतलब वो इविल मैं नहीं कहूंगा उनको, पर हाँ वो एक जो बिल्कुल क्राइम की दुनिया में है। तो वहां पे जब वो कहते हैं कि ए माला इसको पिला कुछ ठंडा गरम, तो वहां पे भी वो सब डायलॉग अपने काफी आसपास एक दूसरे से कहे हैं। अखिलेंद्र मिश्रा की हमने नहीं बात करी, पर मिर्ची सेठ ने भी बहुत अच्छा काम किया है सरफरोश में। जो मैंने कहा था कि वो हिंदी बोल रहे हैं, और शुरू में भी जब बाला ठाकुर उनके पास आता है वो कहते हैं कि लौ धातु से खतरा है तुझे। अब लौ धातु कोई नहीं बोलता है आम बोलचाल की भाषा में कि नहीं, वो तो खैर लिखाई भी है, बट आई थिंक हाँ बहुत ही लिखाई है, पर वो जिस तरह से बोल रहे हैं वो आपको याद रहता है। हाँ बहुत हाँ काबिल हाँ, एक्टर है वो, हाँ। बोलने का भी तरीका है एक, हाँ, कि आपको। और आई थिंक वो तो बिल्कुल अर्जन के, और उसके पहले क्रूर सिंह जो चंद्रकांता में थे, उसके माध्यम से वो प्रचलित रहे हैं। अ, तो एक चीज और साकिब भाई मैं बात करना चाहूंगा कि इस फिल्म में बिल्कुल, मैं जब एक आमिर खान का इंटरव्यू पे है जहाँ पे वो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं कि बिकॉज हम मैं ये मानता हूँ कि हम जो जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो बिल्कुल आपको इफेक्ट करती हैं वो चीजें। तो एक ये भी है कि उस फिल्म में ये दिखाया गया कि वहां से जो वहां का आईएसआई है वो बेसिकली आर्म्स स्मगल कर रहे हैं। पर मैं जब आमिर खान का इंटरव्यू देख रहा था तो वो बिल्कुल ये बात कह रहे हैं कि ये फिल्म कोई हम पाकिस्तान को नीचा गिराने के लिए या उन्हें खराब दिखाने के लिए वहां के आम जो लोग हैं उनके लिए नहीं कह रहे, हम केवल एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं कि जो ये शायद काम करती है ना। तो उस लिहाज से भी मुझे सरफरोश एक अच्छी फिल्म लगती है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स उठते हैं कि यहाँ पे कि आजकल ये बातें बहुत उठती हैं कि आप किरदार का, आपके किरदार का मजहब क्या है, किरदार का रंग क्या है, वो किस तरह से दिखता है, वो क्या पहनता है। तो उस मायने में भी मुझे लगता है कि सरफरोश में एक ईमानदारी है, सरफरोश में एक क्या कह लीजिए कि एक नियत है, एक कैंडिडनेस है। नियत जो है ना, एक जो हाँ, नियत है एक वो बिल्कुल नियत है। ठीक। हम्म। हाँ बिल्कुल नियत, एक बिल्कुल आपने सही कहा, एक सही वर्ड है कि एक नियत उस फिल्म की अच्छी है, कि वहां पे मैं जब आप वो फिल्म देख के निकलते हैं तो शायद आप फिल्म की ही तारीफ कर रहे हैं, मतलब आपके अंदर कोई प्रेजुडिस या ऐसा कुछ लेके आप बाहर नहीं निकलते हैं। तो मैं समझता हूँ वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स फिल्म है, बहुत कुछ कह रही है वो फिल्म, बहुत कुछ कहा है सलीम के कैरेक्टर के द्वारा, सुल्तान। अ, और मैं बिल्कुल, मतलब मैं कह सकता हूँ ये बात कि जो 2 किरदार है सलीम और सुल्तान के, वो एक दिखाया है कि एक सुल्तान भी है, और सुल्तान को बिल्कुल, और एक हाजी भी है। तो 3 कैरेक्टर अगर हम ले लें, तो तीनों कैरेक्टर के हिसाब से आप देख लीजिए कि एक है जो पुलिस में है, जो बिल्कुल देशभक्त है, ईमानदार इंसान है, जो पूरी, जिसके पर उसको भी क्वेश्चन किया जा रहा है और वो गलत है बिल्कुल, और वो चीज उस फिल्म में दिखाई है कि आपको उसको क्वेश्चन नहीं करना है। एक हमारा सुल्तान है, जो कि मैं कहूंगा कि उसका मजहब से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ वो एक कैरेक्टर है जो बिगड़ गया, जो कि शायद वो एक हिंदू कैरेक्टर भी हो सकता है वहां पे, जो मकरंद का कैरेक्टर है ना, वैसा ही है वो एक कैरेक्टर। और एक हाजी है जो कि बिल्कुल देश के खिलाफ काम कर रहा है, जिसकी जो जाके भड़का भी रहा है, सलीम को भी भड़का रहा है कि भाई कि तू मेरे भाई हमारे हाजी और मजहब का है। मिर्ची में ज्यादा कॉमन है, राइट, कि वो फायदे, उनको देश की कोई परवाह नहीं, उनको फायदे से हाँ, मतलब है। उनको और फायदे से जो मतलब है। और जो सुल्तान टाइप लोग हैं, जैसे हाँ, एक यंग एज में उनसे पर खून वो हो मजहब, गए, मजहब मैं का ये नहीं कह है रहा हूँ। वो फौजी, वो हाँ जो भाई ऐसी लड़ाई में लोग काम में आते हैं, राइट, एक लीडर होता है जो हाँ मास्टरमाइंड होता है, जो लोगों को भड़काता है, और फिर बाकी लोग जुनून में आके उस चीज में उतर आते हैं, चाहे वो गलत काम हो सही काम हो, फिर वो परवाह नहीं करते। तो हाजी और जो ये हैं मिर्ची, ये एक तरह से सेनापति टाइप लोग हैं, गुलफाम की सेना के। ये पैसे में और अपना फायदा देख रहे हैं, इनको कोई देश से दिलचस्पी नहीं है। सुल्तान जैसे जो किरदार हैं, उनका कहीं गुस्सा है, वो या तो मिसगाइडेड हैं, जो भी हाँ, वो इन लोगों के हाथ मिसगाइडेड है। चढ़ गए, हाँ हाँ। और हाँ प्रदीप रावत हाँ की एक बात मैं और कहूंगा कि प्रदीप रावत से पता है तुम्हें, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम तक मैं कई बार उनको सलीम गौस से कंफ्यूज करता था, जो भारत एक खोज में भी काफी कमेंट्री है, जो सुबह एक सीरियल आता था दूरदर्शन पे तुम्हारे टाइम से हाँ पहले, तो उसमें सलीम गौस थे। तो मैं काफी टाइम तक सलीम गौस, और ये विकिपीडिया से पहले की बात है, तो मुझे हमेशा लगता है ये सलीम गौस है या प्रदीप रावत सलीम गौस है, या सलीम गौस प्रदीप रावत है। तो ये और काफी प्रदीप रावत कंफ्यूज।
आपको अगर याद हो महाभारत में थे वो अश्वत्थामा का कैरेक्टर उसने प्ले किया था। बिल्कुल। तो जब हमने भी सरफरोश देखी और महाभारत देख चुका था मैं, तो वो तो था कि हाँ ये इसको देखा हुआ है, नाम नहीं पता था, पर हाँ ये था कि इसको तो देखा हुआ है ये कैरेक्टर। हाँ तो बस यही था कि जो आखिरी पॉइंट तो कि फिल्म की नीयत भी बड़ी अच्छी है, अगर एंड करें इस पॉडकास्ट को। आई थिंक कहानी और बनाने वाले की नीयत पे ही होता सारा, कि वो आप कितनी फिल्में ऐसी हाँ आजकल आती हैं, अब वो ये है कि किसी को पिन पॉइंट नहीं करना, पर वहां पे फैक्ट्स भी होते हैं, और फिर कुछ फैक्ट्स को आप इधर उधर करके फिर उस पर डिबेट शुरू हो जाती है। अब भाई हाँ मैं किसी को जज नहीं करूंगा, मैं जितना बड़ा हो चुका इतनी फिल्में देखी हैं, तुम भी, हम लोग ट्रेलर से ही डिसाइड कर लेते हैं कि कई तो ट्रेलर भी ऐसे होते हैं पूरे नहीं देखे जाते। हाँ तो ऐसा ही है बस, फिर अब सरफरोश को दोबारा आप देख के और इसमें सफाई देने की जरूरत ही नहीं है। वो एस्पिनाज जो जो एजेंसीज हैं कंट्री की, उनकी कहानी है कि कैसे इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू हाँ से कि वहां पे जो देश में टेंशन आ रही है जो पड़ोस से आ रही है, हाँ तो उसको फाइट किया जा रहा है। और आमिर के डायलॉग अच्छे हैं, जो आखिर में वो बंटवारे का ही बोलते हैं कि हम बंटवारे को एक दर्दनाक वाकये की तरह याद करते हैं, और हाँ तुम जैसे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। तो आई थिंक वही इस पिक्चर का एक कॉन्फ्लिक्ट है। पर हाँ गुलफाम को उन्होंने पूरा जस्टिस किया है कि उनका अंत तो ऐसा ही होना चाहिए था, और एंड में भी दिखाया कि उनका नाम रख लिया गया है कि वो फनकार करके उनकी मौत है। उनको आई डोंट थिंक उनको ये कहा गया है कि वो इस चीज में उनका हिस्सा था। मुझे ये लगा आखिर में ना, मिर्ची और हाँ वो सब हाँ हाजी पकड़े गए हैं, गुलफाम को अभी हाँ भी पीछे से उन्होंने एक तरह से, जो भी है दोनों मुल्कों की वजह से या डिप्लोमेसी की वजह से, उन्होंने पूरा जो रैकेट था वो तो बस्ट कर दिया, पर गुलफाम को उन्होंने एक तरह से पीछे से एक वो बाइज्जत बरी करके बस जाने दिया। ये उस फिल्म का एंड है। आई थिंक वो इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा, क्योंकि सोनाली को तो ये बात पता चल जाती है। अब ये देखने वाली बात है कि सोनाली पर, हाँ, कि वो उसकी कि उनको ये बात आमिर बता रहा है कि भाई कि वो हेल्प कर रहे थे ऐसे एलिमेंट्स को हम्म। या नहीं, हाँ, ये सोचने क्योंकि की वो बात है, तो भाई उन्होंने सोनाली को बता दिया है, पर न्यूज में हाँ जो बात आ रही है वो उनको अभी हाँ फनकार कह रहे फनकार हैं। ही है, हाँ कि उन्होंने कहा मशहूर था फनकार, हाँ ना, हाँ आमिर आमिर का किरदार कहता है मैं तुम्हारे से फनकारी का नकाब उतार के अब तुम्हें गद्दारी का, बेसिकली जो तुम हाँ कातिल हो। तो अगर न्यूज कातिल, चैनल हाँ उसको अभी भी फनकार कह रहे हैं, पाकिस्तान के अजीम फनकार, तो यही उस वक्त लगता है कि डिप्लोमेसी के तहत उनको हाँ मरने के बाद बेइज्जत नहीं किया गया है, और जो बाकी लोग थे हाँ हाजी और मिर्ची और इन सबको पकड़ लिया गया है। हाँ हाँ। और वो कहती भी है कि विश्वास नहीं होता है कि ऐसे कलाकार, इनके जैसे कलाकार भी ऐसा कर सकता है। और फिर वो कहते हैं कि कलाकार भी तो इंसान ही होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। नहीं, तो परफेक्ट वे है इस पॉडकास्ट को खत्म करने का। और डेफिनेटली तुम्हारी ऐसे मैंने फिल्म दोबारा देखी और मुझे तब भी पसंद थी, पर बहुत मजा आया। और हाँ होपफुली हमने कुछ जस्टिस किया है। बिल्कुल। 1.5 घंटे तक और हमने शायद ये बात की इस फिल्म के बारे में। जो सुनने वाले हैं उनको मैं एक बात बोलूंगा कि हमारा कंसेक्यूटिव सेकंड पॉडकास्ट है जिसमें हम मुकेश ऋषि की बात कर रहे हैं। तो शायद ये एक मुकेश ऋषि फैन क्लब हो सकता है। देखते हैं अगली फिल्म हाँ, कौन सी करते हैं। तो पर हम गुंडा हाँ की बात नहीं करेंगे बहुत जल्द, तो कोई 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 घबराए ना। नहीं बुल्ला और हाँ गुंडा ये कैरेक्टर डिस्कस नहीं होंगे अभी। चलो ठीक है, इजाजत लेते हैं, और फिर जल्द ही एक और एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे, 2 या 1 हफ्तों में। बिल्कुल बिल्कुल। और और हाँ, सुनने वालों से मैं यही कहूंगा कि जो सुन रहे हैं, जाके अगर आपने नहीं देखी है तो सरफरोश बिल्कुल दोबारा देखिए। और जिसने देख रखी है उसको भी यही कहूंगा कि दोबारा जाके सरफरोश देखिए। हाँ, यूट्यूब पे भी है और जी पे भी है, जिनके पास जी ऐप है। हाँ मैंने जी पे देखी है। जो इंडिया में लोग हैं वहाँ तो आई थिंक जिनके पास जी है तो ये पिक्चर मिल जाएगी आराम से, और जो जिनके पास जी नहीं है, आई एम श्योर इसका यूट्यूब पे भी डिजिटल कॉपी है, हाई डेफ। तो देखिए और फिर बताइए। मुलाकात होगी बहुत ही जल्दी। थैंक यू। इस घर को बचाने के लिए मुझे एक नहीं 10 सलीम की जरूरत है। 10 नहीं साहब, 10,000 मिलेंगे अगर आप भरोसा करेंगे तो। सलीम, मेरी बात सुनिए सर, फिर कभी किसी सलीम से मत कहना ये मुल्क उसका घर नहीं।